नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं एक चौपाई से। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निसदिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई। तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका इस क्लास में। आज आपने देखा कि भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो हो चुकी है, मंदिर में वे स्थापित हो चुके हैं। कल से सामान्य लोग जो है उनके दर्शन कर सकेंगे। आज तो मोस्ट वीआईपी लोग थे, कुछ बहुत कम संख्या में, उन लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। कल से आम जन वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, साथ में आपका निर्माण कार्य भी चलेगा। उस निर्माण कार्य के साथ साथ हमें अपना जो निर्माण कार्य करना है उस पर बात करें। अब तो हमने पीछे जो पढ़ा है उससे शुरू कर लेते हैं। आपको एक सामान्य रूप से बात बता दूं, पाठ्यक्रम भी चेंज हो गया है, उसकी भी बात बता दूं और फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, हम किस पैटर्न में पढ़ रहे थे, इस पैटर्न में पढ़ रहे थे। हम क्या कौन सा विषय पढ़ रहे थे, तो हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का जो भूगोल था उसको किस क्रम में पढ़ना था वो मैंने बहुत अच्छे समझाया था। आपको सिलेबस की कटिंग दिखाई थी जो आयोग ने जारी किया था, उसके साथ समझाया था। सिलेबस चेंज हो चुका है, आपका पाठ्यक्रम बदल चुका है, लेकिन ये जो पैटर्न है हमारा, इसमें कैसा भी सिलेबस दे दे वो, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं यह एक विषय का अध्ययन है। आप कभी भी किसी को भी पढ़िए तो किसी भी सिलेबस में किसी भी तरह से दिया हो, आप यदि उस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं जाती है। आप क्रमबद्धता से पढ़िए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आती। बीच में कुछ चेंजेस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं उसी पैटर्न में पढ़ा रहा हूं आपको। तो भले ही सिलेबस बदल गया, पॉइंट इधर से उधर हो गए हैं, कुछ अपने ये जो बिंदु हैं आप मिलाएंगे अपने सिलेबस में तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस की बात थी। आज की जो क्लास है, आज हम एक रिवीजन क्लास रख रहे हैं, एक प्रकार से कहें, या कि हमारा टारगेट जो 2024 का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है उसको यदि माने तो कुछ 10 से 15 हजार एमसीक्यूज हम आपको सॉल्व करवाएंगे, है ना। उसमें से ये थोड़ा सा शुरुआत है, एमपीजीके से ही शुरुआत कर रहे हैं अपन। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन कौन से होंगे, तो देखो, जो लोग नियमित रूप से जुड़े हुए हैं हमसे उन्होंने जाना होगा कि ये जो ऊपर के बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना मतलब मध्य प्रदेश की चट्टानें, भौतिक विभाजन मतलब मध्य प्रदेश के पठार, उसके साथ साथ पर्वत, नदियां, नदी घाटी परियोजनाएं, जलवायु और मध्य प्रदेश में वन, यहां तक हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो किसका था? वन का था। बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, आपके अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। डाउट्स भी हैं, थोड़ा सा एक साथ में उठा लूंगा, सबको उनको दूर कर दूंगा। बहुत छोटे डाउट्स हैं इसलिए हर लेक्चर में नहीं उठाता मैं उन डाउट्स को, है ना। यहां तक पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो किस पर बेस्ड है? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। किस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है? तो ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा था, काफी दिन बीत चुके हैं उसको पढ़े हुए, तो आज उसको क्या कर लीजिए आप लोग, रिवाइज कर लीजिए एक तरह से, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन कैसे उठाऊंगा, जो कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है, कुछ देखो मैंने खुद से बनाए हैं। इतने सारे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे मुझे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे एमपीपीएससी की। तो एक तो एमपीपीएससी अपना जो राज्य सेवा परीक्षा है उससे ही मोस्टली क्वेश्चन उठा लिए, उसके अलावा फॉरेस्ट सर्विस होती है, उसके अलावा इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और बहुत सारे होते हैं। उसमें इतना ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं थे। तो मोस्टली जो एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा है उसी के क्वेश्चन इसमें है, तो आपको फोकस होकर थोड़ा सा देखना है। ये क्लास किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो जो एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्री प्लस मेंस में पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसके हैं? प्रीलिम्स के हैं। मेंस की भी चर्चा मैं अलग से करूंगा, अलग से वीडियोज में, है ना। मेंस के क्वेश्चन उठाकर कैसे आंसर लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम आते आते। तो ये अभी आज प्रीलिम्स की बात करेंगे। और दूसरे लोग कौन हो सकते हैं? सहायक प्राध्यापक की परीक्षा होने वाली है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है। 3 बार में होनी थी ये परीक्षा, एक बार के लिए तो आगे बढ़ चुकी है, 3 मार्च को होगा 8 विषयों का पेपर। उन सब के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो टॉपिक्स हैं सेम है, सिलेबस आपका सेम है, इसलिए आप भी पढ़िए। और जो एमपी आपका ईएसबी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, उन लोगों के लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप व्यापम कहते हैं, तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। उसके जो कर्मचारी होते हैं वो छोटे स्तर के कहीं ना कहीं माने जाते हैं, उनका चयन जो होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो खतरनाक है, बहुत उटपटांग से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे विद्यार्थियों
जो भी आप तैयारी कर रहे हो आप इस क्लास से जुड़िए, और यदि पसंद आए चीज़ें तो थोड़ा लाइक कर देना, ताकि मैं और बेहतर इन चीज़ों को कर सकूं, क्योंकि बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। टॉपिक है हमारा आज का मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। कैसे प्रश्न आए हैं, प्रश्नों का स्वरूप देखना है। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आए तो इसी को एज इट इज स्वरूप समझिए कि इस तरह से प्रश्न पूछा है, इस हिस्से से प्रश्न पूछा है तो आगे क्या पूछ सकता है, ये समझना है ना, क्योंकि ये ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। एकदम सिली सिली से क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही बहुत सिंपल है, तो आपको परेशान नहीं होना, धीरे धीरे हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा कि किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप विकल्प देखिए इसमें, एक है विदिशा, दूसरा है भोपाल, तीसरा है उज्जैन और चौथा है इंदौर। मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिनने नहीं पढ़ा है तो ये सेम मैंने एक चित्र दिखाया था आपको, वहीं से चित्र ये मैंने उठाया हुआ है, इसको देख लीजिए। कुछ बातें और कर लेते हैं, यही सेम प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, वो भी बाद में आगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, है ना। तो सारे पैटर्न में समझना है कि एक चीज को, एक जानकारी को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर, तो सीख लीजिए। यहां पर पहले तो आपको क्या याद रखना होता है कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। क्या देखना है, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। तो संख्या याद रखिएगा, वो है 14, 14 जिलों से ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है। कर्क रेखा क्या है, तो एक प्रकार की अक्षांश रेखा है जो कि 23.5 डिग्री रेखा है। क्या है, 23.5 डिग्री रेखा है। पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी में एक 0 डिग्री रेखा है ना, उसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 अंश पर एक आपकी रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। सेम दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 अंश की रेखा है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। सूर्य वहां तक अभी पहुंचा था, यहां पर लंबवत चमक रहा था, इसी कारण आपने अभी कुछ समय पहले मकर संक्रांति भी मनाई है। एक थोड़ा सा धीमा, क्योंकि मेरी तबीयत ही खराब थी इसलिए आपकी क्लास लेट हो रही थी, है ना। काफी दिनों से लेक्चर्स नहीं आए मेरे, कारण यही है कि तबीयत खराब थी और थोड़ा ठीक हुई है, तो मैंने सोचा कुछ कर दूं आपके लिए। तो ये रेखा एक 66.5 डिग्री पर है, ये किसके नजदीक है, अंटार्कटिक के नजदीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सॉरी आर्कटिक के नजदीक है, आर्कटिक रेखा। और सेम ऐसे ही नीचे एक है जो कि अंटार्कटिक के नजदीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, अंटार्कटिक रेखा, राइट। तो ये 5 अक्षांश रेखाएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें से एक है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। वो जिले कौन से हैं पढ़ लीजिए, रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा है, राजगढ़ है, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। हेडफोन लगाए रखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, मैं जब तक कुछ और बोला करूं तब तक आप क्या कर लिया कीजिए, जल्दी जल्दी याद कर लिया कीजिए। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नीचे आएंगे आपके, तो आप वहां तुरंत बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 14 जिले हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक भी सिखाई थी आपकी, रउआ, राशि, भवरा, सा, दमजब, कटनी, उमरा, सा, ये ट्रिक थी। र से रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगरमालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दा से दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमर से उमरिया, सा से शहडोल। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। अब मैच करते हैं अपने प्रश्न से। तो क्या पूछा, मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि विदिशा से तो गुजर रही थी, भोपाल से गुजर रही थी और उज्जैन से गुजर रही थी। एक शहर है इंदौर, इससे नहीं गुजर रही है, ठीक है। तो इंदौर कहां पर है, ये आपको इंदौर दिखाई देगा, ये नहीं है, ये है, ये वाला इंदौर है शहर, ठीक है। ये देवास है, तो इस शहर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, आपका
इंदौर, राइट। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। देखो वहां डिटेल बताने में समय लगा है ना, अब आगे वही तरह के प्रश्न आएंगे तो उनमें कम समय लगेगा, तो धैर्य बनाए रखो। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल बताऊंगा, आगे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो फटाफट क्वेश्चन वो निकलते जाएंगे। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए ये मोस्टली मैंने क्लास ली है आपके। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, तो हमने राज्य पढ़े थे, कितने राज्यों से सीमा मध्य प्रदेश की बनती है, ये पूछा गया प्रश्न है। किस में पूछा गया था, वर्ष 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो मध्य प्रदेश में देखिए ये एमपी है हमारा, और इसमें एक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा छत्तीसगढ़। तो 5 राज्य से सीमा बनती है ना। राज्य के नाम बताए मैंने आपको, अब विकल्प देख लीजिए। राजस्थान से बन रही है, गुजरात से बन रही है, राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 2 जिले, झारखंड से सीमा नहीं बनती है, और महाराष्ट्र के भी 10 जिले, पहले ये 9 थे, अब पांढुर्णा जो है वो सीमा बनाता है। तो ये आपका झारखंड इसका सही आंसर हो गया। ये दूसरे पैटर्न में फाइल्स खोलता हूं, मैंने एनिमेशंस लगाया था कि ये अलग कलर में आपका जो सही आंसर होता है वो आ जाता था, पर कोई नहीं, अभी आंसर बता देता हूं। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये अलग तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर कभी देखना हो यदि इन प्रश्नों को तो आप देख लीजिएगा। तो झारखंड क्या है, सीमा नहीं बनाता है, ये आप देख पा रहे हैं झारखंड की स्थिति, एमपी की स्थिति ये रही, तो झारखंड सीमा नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चले, प्रश्न 3, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से जिले हैं, एक है रतलाम, अलीराजपुर और मंदसौर। आपके मन में आया करे तो मन में आप आंसर रख लिया कीजिए, जब मैं बताऊं तो फिर आप लोग क्या किया कीजिए, उसको देख लिया कीजिए कि हाँ हमने जो सोचा वो सही है। देखिए क्या बोला, राजस्थान और गुजरात की, तो एक ये जिला है जो हमारा सही आंसर है, वो है झाबुआ। मैप में देखें तो इस तरफ देखो राजस्थान है और नीचे की तरफ क्या है इसके, गुजरात है। तो ये राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, आपका झाबुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, झाबुआ। ठीक, और देखें ऐसे कई जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो 2-2 राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। ठीक, तो उन राज्यों को देख लेते हैं हम, एक लिस्ट है हमारे पास, सूची है, ये मैंने सबको पढ़ा रखी है। जो नहीं देखे हैं विद्यार्थी, एक बार क्रम समझने के लिए वापस से जाएं, वीडियो को देख लें जिन्होंने नहीं देखा। जिन्होंने देखा है ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक शब्द नहीं छूटेगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो तो रिवीजन होगा ही, साथ में कुछ बातें मैंने स्किप भी की थी वो भी रिवाइज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहां पर एक मुरैना है, मैप में ही चले जाएंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे 6 जिले हैं हमारे जो क्या करते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। इनमें सीमा बनी हुई है तो अच्छे से समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक तो हो गया हमारा झाबुआ, है ना, नंबर 1 डाल देते हैं, जो राजस्थान और गुजरात से बना रहा है। दूसरा हमारा अलीराजपुर हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ गुजरात और नीचे की तरफ किससे बना रहा है, आपके महाराष्ट्र से सीमा बना रहा है। तीसरा इसी तरफ चलें यदि तो बालाघाट हो जाएगा, बालाघाट इधर महाराष्ट्र से सीमा बना रहा है और यहाँ छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है। तत्पश्चात और ऊपर की तरफ खिसकते चलें तो हमको चौथे नंबर पर सिंगरौली जिला मिल जाएगा, जो ये सीमा देख लीजिए, यहां पर क्या लगता है, उत्तर प्रदेश, और नीचे की तरफ आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे जाएगा। तो ये 4 जिले हो गए। 5वें जिले की बात करें तो 5वां शिवपुरी ले लो, इस तरफ देखो तो आपको यूपी दिखाई दे जाएगा और इस तरफ देखो तो आपको राजस्थान दिखाई दे जाएगा। तो ये 5, और 6वां जिला हमारा मुरैना हो जाएगा। तो मुरैना एक तरफ किससे सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश से, और दूसरी तरफ राजस्थान से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपसे पूछा गया कि 2 राज्यों से सीमा कौन सा राज्य, कौन सा जिला बना रहा है, राजस्थान और गुजरात राज्य की बात यहाँ की गई थी। ये सूची भी पृथक से लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, एक बार ऐसा प्रश्न आ चुका था, मतलब इसके पहले, ये तो 2018 में पूछा गया, इसके पहले मतलब कहीं पीछे 2009-8 ऐसे किसी एग्जाम में पूछा गया होगा,
उसमें सिंपल पूछा गया कि जो आईएसटी है, आपकी आईएसटी कौन सी रेखा है, आपकी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके थ्रू आपके देश में टाइम निर्धारित होता है कि जितना उस रेखा पर टाइम होगा उतना पूरे देश में टाइम होगा, और वो हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और एक जिला सिंगरौली से गुजरती है, केवल एक जिले से गुजरती है ना। तो उसके सबसे नजदीक शहर कौन सा था, और बड़े दूर दूर के विकल्प दिए कि रीवा सबसे नजदीक है, कि शहडोल सबसे सॉरी रीवा के आपका होशंगाबाद के उज्जैन के इंदौर, इनमें से कौन सबसे पास है। तो रीवा सबसे पास है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं, है ना। एक तो ये शहर आप देखेंगे नक्शे पर तो बिल्कुल पास पास में है, और दूसरी बात ये ध्यान ही नहीं गया, बहुत सारे विद्यार्थी मिले मुझे जो क्या कहे कि अरे सर हमने तो इसको 82 डिग्री, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कोई लगाते हैं और उसी दिमाग से सीधे लगा देते हैं आंसर, वही दिमाग में चल रहा होता है जो उन्होंने पीछे किया होता है। इसलिए आपको वैकल्पिक प्रश्न खूब लगाने चाहिए। आपने एक बार उसको लगाया, दूसरी बार कभी किसी टेस्ट सीरीज में या कभी आपने लगा लिया होता किसी बुक में इस तरह से, तो आपसे ये गलती नहीं होती। बहुत सारे लोगों से गलती यही हुई कि उन्होंने 80 डिग्री को क्या पढ़ा, 82.5 डिग्री समझा, दिमाग ही नहीं गया। तो अब इसमें समझो कि एक है जबलपुर, रीवा, पन्ना और कटनी। नक्शा को देख लेते हैं अपन, मैप को निकाल लेते हैं और उसमें समझते हैं कहां पर कौन सी लोकेशन है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये मैंने ऐसा मैप उठाया एमपी का जिसमें आपको कौन सी ये रेखाएं दिख रही हैं। कौन सी रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये देशांतरी रेखाएं दिख रही हैं। ये 74 डिग्री रेखा है। इस मैप का वापस से यूज आएगा, देखो ध्यान रखना, इस तरह से रेखाएं खींची होती हैं। ये 74 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये 76 डिग्री, 77, 78, 79, 80, 81 और 82, लगभग इतना ही 8 डिग्रियों के बीच में ही हमारा मध्य प्रदेश समाप्त हो जाता है। तो यहां पर देखिए 80 डिग्री रेखा पूछा है और 80 डिग्री वाली रेखा ये रही। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैपिंग यदि आपको आती हो तभी आप इसको सही कर पाते, है ना। क्योंकि पन्ना भी काफी नजदीक ही है, कटनी भी काफी नजदीक ही है, तो कैसे लगा पाते। तो वास्तव में इसका आंसर तो जबलपुर है। थोड़ा सा बस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की मात्रा बढ़ानी होगी, ज्यादा लगाने होंगे, और मैप को हमेशा ध्यान से देखना होगा। इनको पृथक से नहीं पढ़ा जा सकता कि आप अब एक बार आ गया तो आप अब सोचो कि भोपाल या किसके सीध में आने वाले सारे नगरों को याद कर ले, इसके सीधे में आने वाले सारे नगरों को याद कर लें, ऐसा नहीं किया जा सकता। आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो भूगोल से रिलेटेड, बस मैप को हर बार देखिए, है ना, हर शहर को देखिए। जब भी किसी नगर की बात आए उस नगर को देख लीजिए कहाँ पर लगभग स्थित है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, पेपर में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाते हैं, कौन कितना दूर पास होगा वो अंदाजा लग जाता है। तो इसका सही आंसर जबलपुर होगा। 80 डिग्री पर स्थित कौन सा है, जबलपुर। बाकी ये रहा पन्ना, ये रहा कटनी और ये रहा रीवा, जो कि आपके मैप में इंगित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका क्या हो गया, जबलपुर। ये 2018 पीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो ये राजकीय प्रतीकों से रिलेटेड है। आपको ये हालांकि पॉलिटी में पढ़ा था, पर यहां भी पढ़ाया जा सकता है क्योंकि एक सामान्य परिचय की बात है। और इस राजकीय प्रतीक या राजकीय चिन्ह इनको कहते हैं, एक हिस्सा ही मान लीजिए, एक टॉपिक ही मान लीजिए। मैंने सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ाया है, जो भौगोलिक स्थितियां थी मध्य प्रदेश की, भौगोलिक क्षेत्रफल, विस्तार, ये सब बातें की थी। उसके साथ साथ कुछ उपनाम वगैरह बताए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको संभागों की बात बताई थी, है ना। तो ये सब तो हमारे सामान्य परिचय में शामिल ही था। एक बात शामिल नहीं थी, कौन सी, राजकीय चिन्हों की या राजकीय प्रतीकों की। यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो और जिन उनकी डिटेल बताते बताते आपको ये टॉपिक ही पूरा कवर हो जाएगा। और धैर्य रखिए, जब हम पॉलिटी शुरू करेंगे तो एक बार राजकीय प्रतीकों की चर्चा हम वापस से वहां पर करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है, जो कि आपसे बन ही जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शाह बुलबुल, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा था आपके एमपीपीएससी ने, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, शाह बुलबुल या कि शाही बुलबुल। इसको हम पैराडाइज, पैराडाइम नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक, इसका क्या है, एक दूसरा नाम है या अंग्रेजी नाम है। कई पुस्तकों में आपको ये वैज्ञानिक नाम लिखा मिल जाएगा, जो कि गलत है, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपके मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का क्या नाम है, शाह बुलबुल। इसके बारे में आपको देखना हो, एक बार और आगे प्रश्न आपको मिलेगा तो वहीं पर डिटेल लिखी है, यहां पर डालना मैं भूल गया था, तो वहीं सीधे चलकर उसको देख लेते हैं और वापस अपने क्रम में आ जाएंगे।
ये मिल गई। ये है आपकी, पहले तो चित्र देख लो भाई, लंबी पूंछ होती है इसकी, और जब ये वयस्क होने लगते हैं तो सफेद हो जाते हैं, दूध की तरह दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इनका नाम और क्या है, दूधराज। क्या क्या नाम है इनके, पहले तो इनको ये नाम देख लो, है ना, कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका एक नाम तो दूधराज है, दूसरा नाम आपके विकल्प में जो था वो शाह बुलबुल हो गया, तीसरा नाम एक और है सुल्ताना बुलबुल। क्या नाम है, सुल्ताना बुलबुल। और एक नाम जो अंग्रेजी से लिखा था, क्या नाम लिखा था, इसमें नहीं लिखा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये लिखा हुआ है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है, दिव्य लोक होता है, तो इसको हिंदी में लिखा है दिव्यलोकी कीटमार। फ्लाई कैचर का मतलब कीटमार होता है, ठीक है। तो एशियन दिव्यलोकी कीटमार या कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये भी एक उपनाम ही है उसका, ठीक। तो 4 नाम हमने देखे। वैज्ञानिक नाम देख लें इसका, तो टेर्सिफोन पैराडाइसी, है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम यदि हो जाएगा आपको याद, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी इजली याद हो जाएगा, टेर्सिफोन, इसमें पी साइलेंट है, टेर्सिफोन पैराडाइसी। तो ये इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ये ध्यान रखना है, जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, मछली है, जो राजकीय चिन्ह के रूप में आते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक। प्रश्न आए हैं ऐसे। तो टेर्सिफोन पैराडाइसी इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये पहले तो सारे नाम देख लिए हमने। अब इसको संरक्षण प्राप्त है मध्य प्रदेश में कई जगहों पर। एक सैलाना अभ्यारण्य है जो कि रतलाम में है, क्या नाम है, सैलाना अभ्यारण्य। और दूसरा सरदारपुर अभ्यारण्य है जो कि आपके धार में है। इन दोनों अभ्यारण्य में, सैलाना और सरदारपुर में, इस पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये जो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, ये वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष पक्षी जीव जंतु होता है जो कि उस अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान पर संरक्षित प्रकार का होता है। जैसे टाइगर रिजर्व, उसके लिए बाघों के लिए संरक्षित चीज है वो, है ना। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, किसी को भी हम टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, उसमें बाघों का संरक्षण होगा। क्लियर। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण के तरीके हैं। तो ये रहा आपका पक्षी, आपका दूधराज, है ना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे देश में। कैसा है, राष्ट्रीय है, एमपी का नहीं है ना। और ध्यान रखना, ये जनसंपर्क की वेबसाइट की बात है। 1985 कब घोषित किया गया इसको, 1985 में। सामान्यतः 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। कब बना, 1956 में गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को। उसके 25 वर्ष बाद, 1956 का 25वां वर्ष जो होता है वो 1981 होता है, और इस दिन मनाई गई प्रदेश की स्थापना की सिल्वर जुबली। क्या मनाई गई, सिल्वर जुबली, रजत जयंती, है ना। तो रजत जयंती के दिन बहुत सारे पशु पक्षी, इन सबको घोषित किया गया था। 1981 में एक अधिनियम भी लागू किया गया था, मध्य प्रदेश राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981, और उसके तहत कई चीजों को पहले घोषित कर दिया गया। फिर जैसे कि राजकीय पक्षी है, राजकीय गान है ना, राजकीय मछली है, राजकीय खेल है, ये धीरे धीरे कुछ समय में आते रहे। तो 3-4 चीजें बाद में आई हैं, तो उनकी डेट याद रखना है। और जो चीजें, और बाकी जो चीजें हैं आपके राजकीय प्रतीकों में जो शामिल चीजें हैं, कि राजकीय वृक्ष है, कि राजकीय पशु है ना, राजकीय पुष्प है, ये सब 1981 में शामिल हुए। कभी कुछ ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना, हालांकि अभी चर्चा में ये बात वापस से आएगी। चलो, तो ये दूधराज पक्षी के बारे में प्रश्न आया आपसे। - 2018 में पूछा गया प्रश्न था। मोर आपका राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह है, ऐसा याद रखिएगा, मतलब नेशनल लेवल पर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो वापस से वो स्टेट वाली चीज आ गई, और पीछे मैंने अच्छे से समझाया है आपको। वहां पर तो ऊपर ऊपर की बात थी कि राज्य याद कर लिए, कौन कौन से राज्य एमपी को टच करते हैं, लेकिन और डीप में पढ़ना है हमको, कम से कम अपने एमपी के, हमको दूसरे स्टेट के कौन से जिले हमारे एमपी को छूते हैं उससे मतलब नहीं है। हमको ये याद रखना है कि हमारे एमपी के कौन कौन से जिले किस स्टेट को टच करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, मैंने आपको सिखाया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश से 14 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की, 14 जिलों की सीमाएं लगती हैं। अब उन 14 जिलों में से जो आपका भिंड है वो तो सही है,
सतना जिला है, यह भी सही है। शिवपुरी है, यह भी सही है। श्योपुर यहाँ पर क्या है, श्योपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा। इसको मैप में भी देख लें एक बार कंफर्म करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डॉट 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 करके लाइनें स्टेट की बनी हुई है, तो यहाँ तरफ क्या है आपका यूपी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ भी ऐसी एक रेखा खींची हुई है, तो यहाँ तरफ क्या है आपका यूपी है। अब मिलाइए, तो एक तो मुरैना से यूपी की सीमा बनती है, नंबर 1, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां सागर, सातवां टीकमगढ़, आठवां निवारी, नौवां छत्तीसगढ़, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां मऊगंज और 14वां सिंगरौली। तो इस प्रकार से 14 जिले जो हैं वो क्या है, आपकी यूपी को छूते हैं। आपने देखा कि श्योपुर कहाँ है, ये है, तो श्योपुर की सीमा आपके उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस शैल का भाग है? ऐसा प्रश्न सेम इसी तरह से पूछा गया था। वास्तव में एक और प्रश्न आएगा आगे, इसी तरह से पूछा गया कि किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है मध्य प्रदेश। व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो पूछा गया किस शैल का भाग है, तो यहां पर आपको विकल्प देखकर समझ में आ रहा होगा कौन सी शैल पाई जाती है ये नहीं बताना है। इनमें से शैलों के प्रकार विंध्यन भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, गोंडवाना भी पाया जाता है और दक्कन ट्रैप भी पाई जाती है, पर यहाँ शैल नहीं बताना। एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश। किससे, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर एक थ्योरी पढ़ते हैं आप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें आप ये चित्र जरूर देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा समय था हमारे मतलब भूगर्भिक इतिहास में पृथ्वी के, कि सारा जो भूखंड था वो एक था, है ना। इसको जो नाम दिया गया था वो पैंजिया नाम दिया गया था, सुपर कंटिनेंट था। बाद में इसमें 2 खंड हो जाते हैं, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जो था उसको हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड, और उत्तर की ओर जो था उसको हमने क्या कहा, लॉरेंसिया या कि अंगारा लैंड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तत्पश्चात आप ये देखें इसमें कि कुछ आपको कंटिनेंट समझ में आ रहे होंगे। ये साउदर्न अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये देखो ये जो छोटा सा तिकोने आकार में घुसा हुआ है ये हमारा भारत है ना। और यहाँ पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो भारत है वो पहले कभी ऐतिहासिक काल में आप लगभग आप समझिए 15 करोड़ साल पहले, 150 मिलियन साल पहले, या कि 15 करोड़ साल की बात है, ये भारत कहाँ था, नीचे था, गोंडवाना लैंड का भाग था। बाद में इसमें उत्तर की ओर खिसका हुआ और ये क्या होता है, जाकर कहां से टकराता है, इस यूरेशियन प्लेट से टकराता है, या कि यूरेशिया वाले भाग से ये इस तरफ जाएगा और यहाँ टकराएगा। इसी कारण से यहाँ हिमालय पर्वत भी बनेगा और ये उत्तर में आ जाता है। तो वास्तव में मूल रूप से हमारा जो भारत था वो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। यही आपसे पूछा, चूंकि पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का था, पूरा प्रायद्वीपीय भारत आज भी गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, तो मध्य प्रदेश तो ऑलरेडी उसके अंतर्गत ही आता है, तो मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाएगा। ठीक, आज ऐसी स्थिति में हमारा भारत है। तो ये देखिए अब विकल्प, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस शैल खंड का भाग है, तो वो है गोंडवाना लैंड। 2010 की पीएससी ने ये पूछा है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे कई सारी राजधानियां हैं, मतलब उपनाम के तौर पर आप इनको समझिए शहरों के, वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऊर्जा राजधानी जहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती होगी, ऊर्जा का मतलब यहाँ विद्युत से आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा विद्युत बनाई जा रही होगी, और वो ऐसा शहर है आपका। ये देखो प्रश्न कब पूछा गया है ये भी डिपेंड करता है ना। कई बार आप प्रश्न वगैरह लगाते हैं और किताबों में दे दिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आप ईयर देख लिया कीजिए कि किस वर्ष वो पूछा गया है। ये 2009 की बात कर रहा है। हालांकि 2009 तक आपका जो सिंगरौली था वो आपकी सीधी से अलग हो चुका था, किंतु फिर भी पीएससी है, उसका कोई विश्वास नहीं कैसे फालतू के प्रश्न पूछ ले। तो उसने क्या पूछा कि किसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो पहले के दृष्टिकोण से देखा जाए, पहले की मान्यताओं के हिसाब से तो सीधी था, जब सीधी और सिंगरौली एक जिले हुआ करते थे। सीधी से सिंगरौली 2008 में पृथक हुआ,
कब अलग हुआ? सन 2008 में। तो जब 2008 में अलग हुआ तो जो मोस्टली जो ऊर्जा वाला क्षेत्र था, जहां पर खूब कोयला पाया जाता है, सबसे मोटी परत दुनिया की पाई जाती है, तो वो इलाका कहां चला गया? सिंगरौली में चला गया। तो आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली है। अब सिंगरौली तो इसमें विकल्प में आपको दिख नहीं रहा है ना। सिंगरौली जब नहीं दिख रहा है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सीधी, क्योंकि ये पहले का प्रश्न है, इसलिए आपका मतलब पीएससी ने तो यही मान रखा है उस टाइम के लिए। आज के लिए ये प्रश्न पूछ लिया जाए आज के दृष्टिकोण से तो ये आप क्या याद रखेंगे? सिंगरौली याद रखेंगे। आप कहेंगे कि सर आपने सुधारा क्यों नहीं? मेरा ये उद्देश्य है यहाँ पर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप एज इट इज देखें कि इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, है ना। तो ये 2009 में आया था। आज के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो उसका आंसर सिंगरौली। सिंगरौली के अंदर भी एक नगर है बैढ़न, है ना, और डीप में जाएगा तो सिंगरौली जिला ना देकर वो उसके अंदर एक शहर पूछे तो बैढ़न एक शहर है जो कि सिंगरौली जिले का मुख्यालय है, ऐसा आप याद रखिएगा। ठीक, तो बैढ़न को आप ऊर्जा राजधानी कह सकते हैं। कुछ और राजधानियां हैं, फटाफट देख लेते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सामान्य परिचय में। प्रशासनिक राजधानी, जहां प्रशासन तंत्र पूरा स्थापित है, वो है भोपाल। व्यवसायिक, वाणिज्यिक या आर्थिक, है ना, जहां पर सारी गतिविधियां होती हैं आर्थिक रूप से, व्यवसायिक या के वाणिज्यिक या के आर्थिक, वो आपका इंदौर है। ठीक है। खेल राजधानी की बात करें तो खेल राजधानी आपका इंदौर ही है। यहाँ पर जो बड़े स्टेडियम्स हैं या बड़े जो क्लब वगैरह हैं या कि ऐतिहासिक रूप से समृद्ध रहा, आज तो आप देखेंगे कि सारे जो एकेडमी वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा भोपाल में है, इंदौर में काफ़ी कम है, जबलपुर में काफ़ी कम है, ग्वालियर में काफ़ी कम है, थोड़ा बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो इंदौर खेलों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको खेल राजधानी अपन मानते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये आज नहीं है, अब मत याद रखना, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। आज के दृष्टिकोण से सत्यता की बात करें हम तो अब कोई ऐसी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी नहीं है। ये कब की बात है? अंग्रेजों के काल की बात है। और हमारे जो काले अंग्रेज हैं आज भी जिंदा हैं, जो गांजा फूक के बैठे होते हैं पेपर बनाने वाले, वो लोग क्या करते हैं? वो ऐसे प्रश्न उठा लेते हैं अनावश्यक। आज कोई ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ग्रीष्मकाल में अंग्रेज लोग क्या करते थे? वो कहीं किसी ऊंचे क्षेत्र में चले जाते थे और वहां से अपना प्रशासन चलाते थे, क्योंकि वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों के देश में, इंग्लैंड में क्या है, 30 डिग्री का तापमान, मतलब तबाही मचा देना है वहां, है ना, तो वो इतना तापमान सह नहीं पाते थे, तो वो कहाँ चले जाते थे? वो किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते थे, हिल स्टेशन में चले जाते थे, जहां तापमान कम होता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये लोग क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी क्या बनाए थे? पचमढ़ी को बनाए थे। तो ये अंग्रेजों की बात है। आज कोई ऐसी ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ चले गए, आपके पचमढ़ी से काम कर रहे हैं, है ना, सारे नेता मंत्री पचमढ़ी में मंत्रालय स्थापित है। कुछ नहीं हुआ ना ऐसा, न मोहन यादव जा रहे हैं। तो ऐसी कोई राजधानी अब अस्तित्व में नहीं है, पहले हुआ करती थी। पहले भारत की भी राजधानी दिल्ली के अलावा शिमला हुआ करती थी, ये ध्यान रखिएगा। पर्यटन राजधानी की बात करें तो पचमढ़ी ही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटक जाते हैं। न्यायिक राजधानी की बात करें तो जो जबलपुर है, यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है, मुख्य पीठ है। संगीत राजधानी मैहर है। अलाउद्दीन खान का नाम आपने सुना होगा, तो वो संगीत के लिए प्रसिद्ध है वो। कोयला राजधानी, उनका जन्म यहीं था, मतलब जन्म तो त्रिपुरा में हुआ था एक्चुअली, वो यहीं आकर बस गए थे, है ना। संगीत राजधानी मैहर हो गया। सिंगरौली को हम क्या कहते हैं? कोयला राजधानी। और ऊर्जा राजधानी भी क्या कहते हैं? हम सिंगरौली को ही कहते हैं। इसको मैंने अलग से रेड कर दिया, ये पूछा गया था। संस्कार धानी या संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर को कहा जाता है। और मैग्नीज राजधानी बालाघाट को कहा जाता है। बालाघाट में दुनिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है जिसका नाम है भरवेली, इसके कारण इसको मैग्नीज राजधानी भी कहा जाता है। तो ये कुछ और राजधानियां थी जिनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पीएससी ने पूछ रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि 308,252 वर्ग किलोमीटर। कहीं कुछ जाना ही नहीं है, क्षेत्रफल एकदम सिंपल सा प्रश्न आया था, आपको याद हो जाएगा। ये कौन सा राज्य बाघ राज्य कहलाता है? तो बड़ी मजेदार चीज है ये, बाघ राज्य, टाइगर स्टेट आप इसको अंग्रेजी में कहिए। कई बार हिंदी में लिखा मिल जाता है आपको, क्या मिल जाता है? टाइगर स्टेट। तो बाघ राज्य या के टाइगर स्टेट कौन सा है? तो आपको ज्ञात है ये मध्य प्रदेश है। 2009 की बात करें तब भी मध्य प्रदेश था। एक वर्ष बाद ये कहीं प्रश्न आया होता तो मध्य प्रदेश उसका आंसर गलत हो जाता।
क्योंकि 2009 के बाद यानी 2010 में हमसे ये दर्जा छिन गया था, कर्नाटक के पास चला गया था, वहां पर बाघों की संख्या अधिक हो गई थी। ये जहां पर सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाएगी उस स्टेट को हम टाइगर स्टेट कहते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां सबसे ज्यादा सोयाबीन होगा उसको हम सोया स्टेट कह देंगे। तो ये अधिकता के कारण है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में पहले तो सबसे ज्यादा बाघ थे, है ना, पुरानी गणनाओं के अनुसार 2010 तक रहे। 2010 की और 2014 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है तो बाघों की संख्या कम हो गई थी और कर्नाटक में बढ़ गई थी, इसलिए कर्नाटक जो है वो क्या बन गया था, आपका टाइगर स्टेट या बाघ स्टेट। अभी के लिए आंसर मध्य प्रदेश है, वर्तमान में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश ही है। आंकड़े दिखा देता हूं आपको, चलो आगे ऐसा ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है, वहीं पर आंकड़े दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कुछ नेशनल लेवल के और कुछ स्टेट लेवल के। तो ये उपनामों की बात पूछी है आपसे कि बाघ स्टेट किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर एक आप मतलब एक जैसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, इनको याद कर लीजिए कि बाघ स्टेट तो पूछा है, पर क्या पता कुछ और पूछ ले आपसे उपनाम। उपनाम मैंने पढ़ाए हैं आपको मध्य प्रदेश के, तो इतने सारे हैं। पहले तो देख लीजिए, भारत का दिल, हृदय प्रदेश, है ना, इसको अभी आगे प्रश्न आएगा। भारत का दिल ऐसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम मध्य प्रदेश के लिए है, तो उसका आंसर क्या है, भारत का दिल है। तो इस तरह से आपको यदि ये याद होता तो इजिली याद हो जाता। मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया है, तो एक तो ये हृदय प्रदेश भी जवाहरलाल नेहरू ने किया, और जो मध्य प्रदेश हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वाला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये नाम भी किसने दिया है, ये नाम भी चाचा नेहरू ने आपको दिया है। तो ये नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ से उद्गमित होती हैं और जाकर कहीं और मिल जाती हैं। जनजातियां मध्य प्रदेश में देश की 21.10% है, मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.10% है, और इस मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर है। इसके कारण हम जनजातीय स्टेट कहलाते हैं, ट्राइबल स्टेट। टाइगर स्टेट क्योंकि टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक है। तेंदुआ स्टेट क्योंकि तेंदुओं की संख्या भी सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में ही है। चीता स्टेट, मध्य प्रदेश में ही भारत में एकमात्र स्टेट है जहां पर चीते हैं, तो ये चीता स्टेट भी कहलाता है। लघु भारत क्योंकि यहां पर पूरे भारत की ही संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है, इसके कारण लघु भारत ये एक्स्ट्रा है। कोहिनूर प्रदेश ऐसा कुछ है नहीं, सत्यता नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो कोहिनूर है वो मध्य प्रदेश के पन्ना में ही हुआ है, लेकिन ऐसा ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। ज्यादातर विद्वानों का मानना यह है कि कोहिनूर हीरा, थोड़ा दूर कर दिया करूंगा माइक, शायद परेशानी हो जाती होगी सुनने में, है ना, खांसते टाइम पर कि अचानक झंझना आ जाए। तो कोहिनूर जो है वो वास्तव में तेलंगाना में गोलकुंडा खदान से हुआ था, है ना। तो ये बस कुछ लोग मानते हैं, क्या पता व्यापम जैसे एग्जामिनर उसके पूछ ले तो ध्यान में रखना कि हाँ इसको एमपी को भी आप मान सकते हैं। और फिर सोया स्टेट, इसमें ट्रिपल स्टार लगे हुए हैं, है ना, दोनों तरफ। तो ये भी पहले तो ठीक था, अब नहीं है। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया है, मध्य प्रदेश को उसने पीछे छोड़ दिया है। इसके कारण अब सोया स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है, ना कि आपका मध्य प्रदेश है। काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश को जो है तो ये दर्जा आपका मिला हुआ था, बहुत पुराने समय से, है ना। और अब ये जो है तो नए आंकड़ों के अनुसार ये रिकॉर्ड टूट चुका है, और इसका आंसर जो है सोया स्टेट का भी पूछे तो अभी के लिए महाराष्ट्र है। क्या पता हम रिकवर करें और सोयाबीन में हम फिर से आगे हो जाएं। तो अभी इसको स्टार बनाकर ही ऐसे लिखे रहिए, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर ये डेटा माना जाएगा। तो ये थे उपनाम, कुछ इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। 2009 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 50 है। इसके हिसाब से कौन सा एग्जाम है ये 2009 का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 50 संख्या थी उस टाइम पर। अभी के लिए बता दें तो ये 2000, देखो सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ, कब, 1956 में। तो 1956 में कितने थे, 43 जिले थे। कितने जिले थे, 43। 1972 में 2 जिले और जुड़ जाते हैं, 45 हो गए। 1998 में 16 जिले और जुड़ते हैं, कितने, 16 जिले और जुड़ जाते हैं, और कितने हो जाते हैं, टोटल जिले हो जाते हैं 61। सन 2000 में आते हैं, और सन 2000 में 61 में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो हमारे पास जब मतलब मध्य प्रदेश का एक प्रकार से विभाजन हो रहा था, तब वापस से 45 जिले बचते हैं।
2003 में 3 जिले बनते हैं तो जिलों की संख्या हो जाती है 48। 2008 में 2 जिले बनते हैं, जिलों की संख्या हो जाती 50। ये प्रश्न कब पूछा गया? 2009। तो उसके हिसाब से क्या माना गया? 50। आज के हिसाब से बात कर लें तो 2013 में 1 जिला बना तो 50 प्लस 1 कितने हो गए? 51। 2018 में एक और जिला बन गया, ये आगर मालवा था, ये निवारी है, तो 51 प्लस 1 इज इक्वल टू 52। 52 जिले आपने पढ़े थे। हाल ही में 2023 में ही 3 और जिले बन गए हैं, तो 2023 में 3 जिले बन गए जो कि पांढुरना, मऊगंज और मैहर हैं। तो 52 प्लस 3 इज इक्वल टू 55। तो अब वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कितने जिले हैं, तो क्या बताओगे? 55 है। क्योंकि ये प्रश्न पुराना था, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर उसी तरह से मैंने आंसर माना है। आज के हिसाब से आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उस टाइम पर बहुत, अब ये क्या है ना, इसमें 2 घंटे अलग से लेक्चर लग सकते पूरा कंसेप्ट बताने के लिए, तो एकदम सरल रूप में मैं बताने का प्रयास करता हूं। इसका जो सही आंसर है पहले वही जान लो कि सिंगरौली है और अलीराजपुर है। सिंगरौली बिल्कुल मध्य प्रदेश के पूर्व में है, अलीराजपुर बिल्कुल पश्चिम में है। तो इन दोनों के बीच में सूर्योदय में कितना अंतराल होगा? देखो, सूर्य कहां से उगता है ये तो पता है ना, पूर्व से उगता है ना। क्यों उगता है पूर्व से? क्योंकि ये है हमारी पृथ्वी, राइट। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। और ये जो पृथ्वी है वो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? कि मान लो सूर्य इस तरफ है, अब ये पृथ्वी इस तरह रोटेट कर रही है ना। इसके कारण पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ घूमती है अपनी, ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो सूर्य यहां है, तो सबसे पहले सूर्य की किरण यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी और फिर यहां पड़ेगी। देशों के हिसाब से बात करें तो शुरू में आपके जापान में, फिलीपींस में, पूर्वी चीन के मंचूरिया वगैरह में, है ना, ईस्टर्न रसिया में, फिर धीरे धीरे राम जन्मभूमि, है ना, उसके पटाखे फूट रहे हैं। तो फिर कहीं आप खिसकते खिसकते आएंगे तो भारत में प्रकाश होगा, सूर्य उदय होगा। फिर और खिसकेंगे आप तो अफगानिस्तान में जाएगा, ईरान में जाएगा, इराक में जाएगा, मिडिल ईस्ट में और देशों में जाएगा, फिर ब्रिटेन में जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होगा? अमेरिका में, दोनों अमेरिका में, है ना, ये पैटर्न। तो अब इसको और छोटे रूप में ले लो, एमपी तक आ जाओ, यही सिस्टम से देखें तो। अलग से एक स्लाइड में बता दूं मैं आपको। तो जैसे देखो, ये हमारा मध्य प्रदेश है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की शुरुआत आपको मैंने बताई थी 74 डिग्री 9 मिनट से होती है और खत्म होता है हमारा मध्य प्रदेश, ये देशांतरी विस्तार है, 82 डिग्री 66 मिनट पर। ठीक, तो कुल मिलाकर हमारा मध्य प्रदेश कितने डिग्रियों में विभाजित है? एक तो ये 74 है, राउंड फिगर में ले लो सीधे, 75, 76, पीछे मैप दिखाया था ना, 77, 78, 79, 80, 81 और ऐसा ये 82। इस तरह से कुछ 8 डिग्री गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 डिग्रियों में क्या है? हमारा मध्य प्रदेश विभाजित है। कितने डिग्रियों में? 8 डिग्री के बीच में हमारा पूरा मध्य प्रदेश आ जाता है। तो अब इस डिग्री का क्या करना है, कैसे वो टाइम सूर्योदय, क्या बात आ गई। अब आ जाते हैं थोड़ा भूगोल में, है ना, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। है ना, देखो, ये है हमारी अर्थ, इसमें कुछ रेखाएं खींची हैं, ऐसी रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं। यहां से इस तरफ जाएंगे आप तो आपको रेखाएं मिलेंगी 180 डिग्री, है ना, प्रत्येक 1 डिग्री पर ये रेखा खींची हुई है पृथ्वी पर। पश्चिम में भी जाएंगे ऐसे ही, तो पीछे तक घूम कर जाएंगे तो आपको प्रत्येक 1 डिग्री पर रेखा खींची मिलेगी और उनकी संख्या भी होगी 180 डिग्री। पृथ्वी गोल है, कोई भी वृत्त का जो डिग्री देखा जाए तो 360 डिग्री होता है।
180 इधर 180 उधर, तो कुल मिलाकर 360 डिग्री ये आपका आ जाएगा पृथ्वी का, है ना। तो अब पृथ्वी क्या है, घूम रही है पश्चिम से पूर्व। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री है, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम, या जीएमटी। इसके हिसाब से ही दुनिया का टाइम निर्धारित होता है। प्रत्येक 7.5 डिग्री के अंतराल पर कोई भी रेखा को उठाकर कोई भी देश अपना स्टैंडर्ड टाइम बना सकता है, मानक समय घोषित कर सकता है। मतलब ऐसा कि जैसे देखो यहां पर 12 बजा है, कितना बजा है, ग्रीनविच रेखा पर क्या बजा है, 12 बजा है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर, या के 7.5 डिग्री या 15 डिग्री राउंड फिगर में ले लो कि कोई रेखा 15 डिग्री होगी, तो वहां भी 12 नहीं बजा होगा। ये ग्रीनविच पर आने वाले कुछ 7-8 देश होंगे, वो उस पर जो बजा होगा उसके हिसाब से टाइम निर्धारित कर लेंगे। पूर्व में आएंगे तो रेखाएं बदल जाएंगी, डिग्रियां बदल जाएंगी, कोई 14 पर, कोई 15 पर, कोई 18 पर स्थापित होगा देश। पश्चिम में भी सेम यही होगा। तो सब लोग सेम टाइम तो नहीं रख लेंगे कि जो ब्रिटेन में बजा है, जो फ्रांस में बजा है, हम वही टाइम रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। काफी दूरी आने पर फिर दिक्कत आने लगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक रेखा होती है, अब उसको क्या बना लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय रेखा, कि उस रेखा पर जो बजा होगा इसके हिसाब से, ग्रीनविच रेखा के हिसाब से वो फिर पूरे देश में बजेगा। जैसे भारत के लिए क्या है, 82.5 डिग्री, क्या है, 82.5 डिग्री है। इसको हमने क्या बनाया है, अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जीएमटी है जैसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आईएसटी कहते हैं। तो इस पर जो बजा होगा वो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका स्टैंडर्ड टाइम, यानी पूरे भारत पर वही माना जाएगा। एक देश एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम भी रख सकता है। अब समझो इस बात को, देखो 360 डिग्री घूमी है पृथ्वी, तो कुल मिलाकर 24 घंटे में क्या कर रही है पृथ्वी, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। कुछ गुणा भाग कर लेते हैं। तो अब हमको ये निकालना है कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतराल आता है। हमको टाइम ही ना देखना है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आता है। तो ये घंटे को इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे तो याद है पढ़ाते पढ़ाते, आप निकाल लेना इसको, 24 गुणे 60 कर लेना, है ना। तो 1440 मिनट आ जाएंगे। और ये यहां पर कर देना 1 डिग्री, और इसके बटे में कर देना, इसके बटे में कर देना 360। एक ही नियम लगा लेना, 360 इधर आ गया, मल्टी उसका डिवीजन हो गया, और यहां पर 1 डिग्री आ गया। अब इसको आप काट पीट लो, 36 144, 12 3 36, 12 बार हम 144, 3 चौको 12। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। मतलब 12 बजा है यदि 0 डिग्री पर, तो एक 1 डिग्री पर कितना बजेगा, 12:04 बजा होगा। पर इतने छोटे अंतराल पर लोग समय चेंज नहीं करते। कम से कम 7.5 डिग्री का अंतराल रखने के लिए कहा गया है। पहले तो ये 15 डिग्री था, है ना, बाद में कहा गया कि इससे भी आधा कर दो। छोटे छोटे कई सारे देश हैं, 7.5 डिग्री के अंतराल पर कोई भी एक रेखा को चुनकर प्रत्येक देश अपना स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर सकता है। तो अब ये समझो कि जैसे 82.5 डिग्री है ना, तो अब 1 डिग्री पर कितना, 4 मिनट का अंतर है। तो हमारे यहां पर ब्रिटेन और भारत में कितना अंतराल आ जाएगा, तो सीधे सीधे राउंड फिगर में 82 इंटू 4 कर देते हैं अपन। तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, ये मिनट में है ना। तो 328 मिनट है। इसको आप 330 मान लोगे, आधा मिनट को भी जोड़ लोगे तो 330 मिनट, जिसको आप देखेंगे इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 5.5 घंटे आ जाते हैं। कितने घंटे आ जाते हैं, कर लेना भाई इतना, इसको भाग 60 कर देना, जैसे वहां गुणे 60 किए थे यहाँ भाग 60 कर देना, ठीक है। तो 5.5 घंटे का अंतराल है। मतलब ब्रिटेन में 0 डिग्री पर जब 12 बजा होगा तो हमारे यहाँ पर कितना बजा होगा, 5.5 बजा होगा। कब का, शाम का बजा होगा, ठीक है, क्योंकि हम पूर्व में हैं। यानी कि हमारे यहाँ 5.5 बज चुका है, ब्रिटेन में अभी 12 बजा है, अभी वहां 5.5 बजेगा, दोपहर की बात यदि करें तो। स्पष्ट है बात, इस तरह से होता है। अब एमपी का देख लेते हैं। एक तो अब जैसे एमपी में कितनी डिग्रियां थी, 8 डिग्रियां थी। हमारा एमपी बीच में कितने डिग्रियों पर था, 8 डिग्री पर। तो सीधा सीधा अंतराल देख लो, गुणे 4 कर दो।
आप तो कुछ मत गुणा भाग उतना मत याद रखना, आप सिंपल रट लो 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, है ना। मतलब 1 डिग्री पर पृथ्वी कितना घूमती है, कितना फर्क आएगा टाइम का, 4 मिनट का फर्क आएगा, सिंपल सा याद रखो। 8 चौक 32 मिनट है, ये 4 मिनट है ना, तो ये भी मिनट में आएगा, 32 मिनट का अंतर है। तो एक यहां पर डिग्री थी हमारे मध्य प्रदेश की और एक यहां पर थी, तो इसमें और इसमें टाइम का कितना फर्क आएगा, 32 मिनट का फर्क आएगा। वास्तव में ये कोई फर्क नहीं है, समय नहीं बदल जाएगा, यहाँ 6:30 बजा है और यहाँ 6 ही बजा है, उल्टा बोल दिया यहाँ, हाँ यहाँ 6:30 और यहाँ 6, ऐसा नहीं होगा। एक हमने स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है ना, उसमें जो बजेगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, सारी घड़ियों में उतना ही बजा होगा, भले ही कहीं सूर्योदय पहले हो जाए कहीं सूर्योदय बाद हो जाए। मध्य प्रदेश का तो ठीक है, चलो आधे घंटे का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है, आधे घंटे का। तो इधर पे है अलीराजपुर, सॉरी सिंगरौली, और इधर पर है अलीराजपुर, तो इन दोनों के बीच में सूर्योदय का कितने घंटे का अंतराल होगा, आधे घंटे का। उसका आंसर अभी देखेंगे अपन। भारत में तो 2 घंटे का अंतराल है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात पे 2 घंटे का अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश में कहो 4 बजे सूरज उग जाता है या उगना शुरू हो जाता है, और गुजरात में वही थोड़ा लेट रहता है, 7:30 और 8 बज जाते हैं, है ना। उत्पादकता में फर्क पड़ता है इसका, चलो डिबेट इसकी कभी बाद में। तो अपना आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, आंसर सी होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात थी, शायद अभी भी बहुत सारे लोगों को ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, पूरा 2 घंटे का लेक्चर कम से कम इसको पूरा समझाने के लिए चाहिए, है ना। ये जो समय वाली बात है और एक तो डेट वाली वो और खतरनाक है, ठीक है। तो ये आधा घंटा फर्क आएगा, सिंपली आप 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना फर्क पड़ता है, 4 मिनट का, है ना। तो सूर्य के उगने में 4 4 4 प्रत्येक मिनट को देखते जाएं अपन कि 1 डिग्री घूमी पृथ्वी तो सूर्य वहां उग गया, फिर 1 डिग्री घूमी तो फिर वहां उग गया, फिर 1 डिग्री घूमी तो वहां उग गया। ऐसे 8 डिग्री है हमारे यहाँ, तो 8 चौक 32, मतलब आधा घंटे अंतराल लगेंगे आपके सूर्योदय में। आप कभी फर्क वास्तव में देखना हो तो ज्यादातर लोग विंध्य प्रदेश से होते, तैयारी वाले, है ना। तो वो लोग क्या करना, और रहते कहाँ, इंदौर में या कि भोपाल में, भोपाल को छोड़ो, जो इंदौर में या पश्चिमी क्षेत्रों में रह रहे हो वो एक फर्क मिला लेना कि आप रीवा सीधी सिंगरौली वाले अपने माता पिता से क्या करना, पूछना, फोन लगाना, वीडियो कॉल करना। वहां आप देखेंगे यदि आप सुबह देख रहे हैं तो वहां जल्दी प्रकाश निकल आता है, और आपके यहाँ कहो यहाँ अंधेरा हो इंदौर वगैरह में, है ना। या कि शाम को चेक करना हो, शाम को चेक कर पाएंगे, सुबह तो आधे लोग उठ ही नहीं पाते, शाम को चेक करना। कभी क्या करना, आप देखेंगे कि आपके यहाँ प्रकाशमय है, सूरज भले डूब गया हो लेकिन प्रकाश है, स्पष्ट दिखाई दे रहा, ऐसा रहेगा। जबकि आप अपने घर में वीडियो कॉल करोगे तो कहो अंधेरा हो, एकदम रात हो गई। तो ये फर्क देखने को मिलेगा आधे घंटे के अंतर के कारण। चलो, तो ये था एक प्रश्न जिसने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया हमारा। बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है। तो एक कर्क रेखा की बात थी, पीछे एक आईएसटी की बात आ गई, वापस से एक बार आईएसटी की बात आ गई, अब और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये क्या है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय एक रेखा है, जैसे एक 0 डिग्री थी, है ना, उस पर उसको हमने मतलब मेन बना लिया है। उस टाइम दबदबा ब्रिटेन वगैरह का था ना, ब्रिटेन ग्रीनविच वेधशाला से ये निकलती थी। भाई कोई गोल वस्तु में केंद्र मानना कैसे पॉसिबल है कि ये कोई गोल वस्तु है, उसमें एक गेंद ले लो टेनिस की और उसमें रेखाएं खींच दो चारों तरफ 360 डिग्री, फिर कहो कि ये बीच वाली रेखा है, ऐसा है पॉसिबल नहीं है। दबदबा था इनका, उसको मान लिया गया और उसको आधार बना दिया गया। अब उसके आधार पर सभी देशों का क्या है, अपना अपना आईएसटी, मतलब उनका स्टैंडर्ड टाइम रेखा बनती। हमारे इंडिया की क्या है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, आप ऐसा कह दीजिए। तो यहां से गुजरती है वो, भारत के 5 राज्यों से और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। तो ये 82.5 डिग्री हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ये रेखा जो है तो गुजरती है। और अब इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे पास का शहर कौन सा है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये सारे शहर पढ़ लो पहले, रीवा, सागर, उज्जैन और नर्मदापुरम। अब मैप में इनको देख लो, रीवा ये रहा, सागर ये रहा, उज्जैन ये रहा, और क्या था, होशंगाबाद, नर्मदापुरम ये रहा। तो ये आईएसटी रेखा ये है, इसके सबसे नजदीक कौन सा शहर है, रीवा। एकदम इजी, देखते ही रहोगे तो बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका रीवा। 2008 में ये पूछा गया है।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो बहुत इजी सा प्रश्न है यह भी। कटनी जिला है, आप जानते हैं। वर्धा महाराष्ट्र का जिला है। सीहोर मध्य प्रदेश का जिला है। इटारसी जिला नहीं सुने होंगे आप। इटारसी एक तहसील है, नर्मदापुरम जिले में आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटारसी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, वर्ष 2003 की पीएससी में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? वापस से एक बार क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। तो यह भी समझना है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये तो एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक, कम से कम एक मतलब 2-3 पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं वापस से। तो आपको कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों के पेपर तो अच्छे से लगा लेना चाहिए। उसमें से 4-5 प्रश्न आपको श्योरली मिल जाएंगे, श्योर एकदम। थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर हो सकता है। तो ये वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया। तो इस टाइम पर भी एमपी था, इसका आंसर यही है। आंकड़े देख लो कुछ, तो अभी नई रिपोर्ट आई है 2022 में। 2006 में 1411 थे, पूरे भारत की बात मैं अभी कर रहा हूँ। तो 2010 में 1706, 2226 हुए 2014 में, और 2018 में प्रत्येक 4 वर्ष में ये गणना होती है टाइगर्स की, ये ध्यान रखना, बिग कैट काउंट होती है। 2018 में 2967 थे और 2022 में बढ़कर 3167 हो गए। तो ये लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व का 70% टाइगर्स हमारे यहाँ है। सबसे अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए ये, पूरे विश्व का, है ना। और सेम ऐसा ही भारत के संदर्भ में एमपी में है ना। तो एमपी में भी बहुत सारे टाइगर हैं, मतलब 50% तो कम से कम मान लो। 50% से और थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। कितने हो जाएंगे? लगभग 35-40% के आसपास, ठीक है। चलो, तो एमपी में बाघ के बढ़ते कदम। अब एमपी के देख लें, भारत का देख लिया, याद रखना ये डेटा 3167 है वर्तमान में अपने देश में। और मध्य प्रदेश में 2006 में 300 थे, 2010 में 257 थे, 2014 में 308, 2018 में 526 थे, ये पिछला आंकड़ा है। और नए आंकड़ों के अनुसार 785 हो गए। तो काफी अच्छी ग्रोथ हमने की। काफी सारी डेथ भी होती रहती हैं, लेकिन नए बच्चे पैदा हुए और उनका जो है तो पालन पोषण ठीक से हुआ और वो आज टाइगर के रूप में बन चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके एमपी के आंकड़े हैं। मतलब सबसे अधिक जो आपके बाघ हैं वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। 2010 में टाइगर स्टेट का दर्जा हमसे छिन गया था। 2018 में जब 526 टाइगर हमारे यहाँ हुए, हमको वापस मिला। मजेदार बात ये थी 524 में कर्नाटक था। 2 टाइगर यहाँ वहां हो जाते तो हम ये दर्जा नहीं पाते पिछली बार। तो 2018 से वापस से हमारे पास क्या है? टाइगर स्टेट का दर्जा है। 2022 में भी हमने ये जारी रखा है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो 2 टाइगर से हम क्या हुए? बच गए। यदि 2 टाइगर कम जाते हमारे यहाँ तो कर्नाटक के पास ही वो दर्जा रह जाता। अगला प्रश्न उठाएं तो मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा से सबसे अधिक समीप हैं? कर्क रेखा की बात पीछे देख चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप रफ पेन साथ में रखे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, नोट भी करते जा रहे होंगे। क्योंकि मैं धीमे चल रहा हूं, धीरे धीरे बात भी कर रहा हूं, आराम से पढ़ा भी रहा हूं, तो आराम से आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, ये है इंदौर, इससे तो गुजरती ही नहीं, तो इसका केस खत्म। राजगढ़ से गुजरती है, ठीक है। बिलासपुर से मंडला है, केस खत्म। अगला देखिए, उज्जैन से कर्क रेखा हमारी जाती है, रतलाम से जाती है, राजगढ़ से भी जाती है। तो जो 14 जिले थे हमारे मध्य प्रदेश के जहां से कर्क रेखा जा रही थी, उसमें से ये 3 जिले जो हैं, इन तीनों से ही जा रही है। देन शिवपुरी से जा रही क्या? नहीं जा रही। छतरपुर से जा रही क्या? नहीं जा रही। रीवा। तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल खत्म है। इन दोनों के 2-2 1-1 जिला कम से कम क्या है, उसमें से गुजर ही नहीं रही है। तो बचा कौन सा जिसमें से तीनों में से गुजर रही है? तो उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, ये 3 जिले हैं जहां से कर्क रेखा सबसे नजदीक से गुजर रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट है बात? चलिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, अच्छा ये कब का प्रश्न है? अब यहां पर इसलिए चले जाओ पहले तो 1996 का पेपर है ये। कब पूछा गया है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? ये दूसरी बार आ गया ना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। एक तो नया वाला पूछा था जो कि नए वर्ष की बात थी, तो उसमें नया डेटा पूछा उसने। अब चूंकि अभी 1996 में हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ था, तो छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। वर्तमान की बात करें तो अभी पीछे हमने क्या देखा है? 308 और 252
स्क्वायर किलोमीटर। ये है हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में। लेकिन ये कब का प्रश्न है? 1996 का है। तो बस इसमें स्वरूप समझना है कि ऐसा प्रश्न आ जाता है, इतने सिंपल भी आ जाते हैं। इसका जो सही आंसर है ये 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 4,4,3,4,4,6, ये जो क्षेत्रफल था यानी 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, ये कभी हमारा क्षेत्रफल हुआ करता था और हम देश के सबसे बड़े राज्य हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में हमसे पृथक हो गया और हम दूसरे स्थान पर आ गए। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान बन गया, हम पीछे हो गए, दूसरे स्थान पर है। पीछे क्यों कहें, ठीक है। तो ये आंकड़ा आप याद रखिए। अब इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आते हैं। ये कब की बात है? ये अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है ना। तो कुछ आंकड़े दिखा देता हूं मैं। स्लाइड ऐड नहीं है क्या? आगे फिर से कोई प्रश्न आएगा, दिखाएंगे, है ना। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, उसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, वो सब लिखने में लगेगा समय, वो बना हुआ है। तो वहीं जब आएगी बात तो दिखा देंगे, परेशान मत होना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश की सीमा, ये प्रश्न वापस से देखो, डेट कब का प्रश्न है? 1996 का है। छत्तीसगढ़ पृथक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देख लो उस टाइम पर कितने आपके स्टेट जुड़ते थे। तो ये रहा आपका पुराना मध्य प्रदेश, है ना। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ है। अब स्टेट्स को काउंट करो, उसका जो आंसर है वो 7 है। 7 स्टेट से हमारी सीमाएं बनती थी। आज कितनी बनती है? 5 स्टेट से। 7 स्टेट वे कौन से थे? आइए इस मैप से समझ लेते हैं। नंबर 1 यूपी, जो आज भी है। नंबर 2 राजस्थान, जो आज भी है। नंबर 3 गुजरात, आज भी है। नंबर 4 ये। 5वां छत्तीसगढ़ हमसे जुड़ता है एक स्टेट पर, वो पहले हमारा ही भाग था, तो उसको अब छोड़कर दूसरे स्टेट्स की बात करना है। ये तेलंगाना आज हो गया है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश था। सन 2000 में तेलंगाना अलग नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो आज का मैप उठाकर ये काउंट करने की कोशिश बिल्कुल मत कर लेना कि तब के मध्य प्रदेश से। गलती बहुत सारे लोग यही कर देते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को समझते हैं एक, पर बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ बिहार से झारखंड अलग हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो इनको भी काउंट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है ना। तो ये 4 तो हो गए। 5वां हमारा आंध्र प्रदेश, 6वां उड़ीसा और 7वां आपका बिहार। ठीक, तो ये इस प्रकार से 7 जो स्टेट्स थे वो हमसे सीमाएं साझा करते थे वर्ष 2000 के पूर्व। अब 5 स्टेट्स ही साझा करते हैं, 4 तो ये है ही, 5वां आपका छत्तीसगढ़ है। बाकियों की सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगने लगी हैं। स्पष्ट है बात? चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर शायद आपको डेटा मिल जाए, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रश्न पढ़ ले पहले। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। अब ये कैसे प्रश्न है? ये पीछे तक तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे आपके, सिर्फ एमपीपीएससी की बातें थी। अब ये खोजना मुश्किल था, लेकिन पुस्तकों में कहीं ना कहीं इनके एग्जाम के नाम लिखे थे। मैं ही इसका टाइपिस्ट हूं, इसलिए मैं अनावश्यक मेहनत नहीं कर रहा, पर ये सबके सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। व्यापम में चाहे पूछे गए हैं या कि कहीं किसी छोटे अन्य एग्जाम्स में, आरआरबी में, व्यापम में, कहीं भी। आपको ये याद रखना, आरआरबी में तो नहीं आता, व्यापम जो इसका प्रमुख सोर्स है इस तरह क्वेश्चंस का। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूछ रहा है। यहां पर हमको वर्तमान वाली स्थिति तो पता है, लेकिन ये अविभाजित मतलब वर्ष 2000 के पूर्व। हमको बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। सिलेबस खतरनाक हो गया है, प्रश्न बहुत खतरनाक आ रहे हैं, तो जैसा ट्रेंड होगा वैसा हमको चलना होगा। हमको 1% संभावना नहीं रखनी कि ना हो, कि देख लेते हैं। ट्राई मत करना, ट्राई जिसको करना हो तो लौट जाओ घर। ठीक, ट्राई कभी मत करना कि इसकी ट्राई कर लेते तैयारी की। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी ट्राई नहीं होती है, उसको करना हो तो आप आइए, क्षमताएं हो तो आइए, नहीं है ताकत तो आप अभी से चले जाइए। माँ बाप का पैसा बर्बाद मत कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी है। 17 डिग्री 4-6 मिनट से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। फिर 74 डिग्री 9 मिनट से और 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। जो नए विद्यार्थी होंगे यदि देख रहे हैं, जरूर वीडियो देख लेना। ये सब मैंने वृहद रूप से समझा रखा है। अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, देशांतर, गोलार्ध, ये क्या है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना।
कि यहाँ पर उत्तरी अक्षांश ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में यही खेल कर देता है, इसमें तो नहीं किया है, इसमें तो सिंपल दे दिया है सारा एक पैटर्न में, बस ये नंबर्स उसने चेंज कर रखे हैं। पर कई बार ये जैसे 17 डिग्री 46 मिनट लिखा है ना, यहाँ पूर्वी देशांतर लिख देगा, आपको होश तो रहता नहीं है, तो क्या कर देंगे आप, बस डेटा करेक्ट मिला, अब वो देशांतर लिखा है कि अक्षांश लिखा है आपको उससे मतलब ही नहीं, आपने सीधे आंसर सही लगा दिया, तो इसमें दिक्कत हो जाती। तो ये क्या है अक्षांश देशांतर, थोड़ा सा देख लेना पीछे जाकर, जो मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इजीली, प्लेलिस्ट आप जाना चैनल के नाम पर क्लिक कर देना, तो एक लिस्ट मिल जाएगी आपको वीडियोस की, शॉर्ट्स की, और प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आप एमपी के ज्योग्राफी देख लेना, उसमें लिस्ट बनी हुई है, सारे लेक्चर क्रमबद्ध रूप से पड़े हुए हैं, 8 लेक्चर कम से कम हो चुके हैं, अगला आने वाला है। चलो, तो ये इसका सही आंसर क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से। आज हमारी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 21 डिग्री 6 मिनट से, जो कि तब कहां से, ये अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है, तो 17 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता था और अंत हमारा 26 डिग्री, मतलब ऐसा समझ लो, यहीं पर मैप बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये तो आज का एमपी है ना, तो ये अक्षांशीय विस्तार, ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो ये 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता था और 26 डिग्री 30 मिनट पर समाप्त हो जाता था, लेकिन जब इससे छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था ऐसा, तो इसकी शुरुआत और पहले से हो जाएगी, 21 के पहले से भी, और वो डेटा था 36 डिग्री आपका 4-6 मिनट, यहां से शुरू होता था, अंत सेम है 26 डिग्री 30 मिनट। फिर देशांतरी विस्तार, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं, और हमने पढ़ा था 74 डिग्री 9 मिनट से हमारे एमपी की क्या होती है, शुरुआत होती है देशांतर की, और खत्म कहां पर होता है, आज की बात करें तो 82 डिग्री 66 मिनट पर। लेकिन जब छत्तीसगढ़ जुड़ा था तो अब ये डेटा और बढ़ जाएगा आगे, और ये 84 डिग्री 51 मिनट हो जाएगा, 84 डिग्री 51 मिनट। क्लियर है बात, पढ़ लेते हैं इसको वापस से। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से लिखना होता है वास्तव में इसको, है ना, लोग संक्षिप्त में कर देते हैं इसको अंट-संट। तो ये इसका आंसर था। अब 2-3 प्रश्न हमने चूंकि अविभाजित मध्य प्रदेश के देखे हैं, 2-3 प्रश्न देख लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा जानकारी अब रख लो अविभाजित मध्य प्रदेश की, जब हमसे छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तब के ये आंकड़े हैं। सबसे पहले जो अभी मैंने वहां पर समझा दिया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इसको तो देख ही लो, ये डेटा लिखा हुआ है, मैंने मैप के थ्रू भी आपको समझा दिया है ना। बाकी की बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भी पीछे पूछा गया था अभी, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 13.43% हुआ करता था। आज क्या है, कंपेयर करते जाओ तो आज हमारा 308 यानी 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का क्षेत्रफल है, जो कि 9.38% है। ठीक है, ये वापस से आएंगे आंकड़े, फिर से रिवाइज कर लेंगे, रट जाएगा आपको क्लास में ही। हमारा उद्देश्य यही तो है कि सिर्फ देखते देखते आपको याद हो जाए हर चीज। बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, मतलब ये एमपी हो यदि, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पहले छत्तीसगढ़ भी था तो लंबा होगा 996 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के साथ कितना लंबा, 996 किलोमीटर, और आज आप देखेंगे तो आज आपका ये कितना है, 605 किलोमीटर। कितना है, 605। पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो ये ज्यादा लंबा था, 1127 किलोमीटर, तो 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार आपका 1127 किलोमीटर, जो कि वर्तमान में 870 किलोमीटर है। कितना है, 870 किलोमीटर। इनको भी याद कर लो, 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर, मतलब पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो अधिक है हमारे मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश ज्यादा चौड़ा है। पूर्वी बिंदु जसपुर हुआ करता था, जो कि छत्तीसगढ़ में है आज। आज का पूर्वी बिंदु आपको पता है सिंगरौली, कौन सा है, सिंगरौली। और पश्चिमी बिंदु झाबुआ, पश्चिमी बिंदु कौन सा था, झाबुआ तब हुआ करता था, आज ये अलीराजपुर हो चुका है, झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो चुका है ना। तो आज के दृष्टिकोण से हमने पढ़ा था वहां पर, पूर्वी क्या हो जाएगा, सिंगरौली आज है, और
पश्चिमी कौन सा है आज? अलीराजपुर। तब क्या हुआ करता सन 2000 के पहले? जसपुर एक जिला आपको दिख जाएगा पूर्व में, और पश्चिम में आपको झाबुआ हुआ करता था। उत्तरी बिंदु मुरैना, उत्तरी बिंदु मुरैना था, आज भी है। दक्षिणी बिंदु सुकमा था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया है तो दक्षिणी बिंदु हमारा बुरहानपुर हो गया है। क्या हो गया है? बुरहानपुर। इजी है, सारी जानकारी यहीं कंठस्थ करना है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 12 संभाग होते थे और 61 जिले होते थे। कितने संभाग? 12 संभाग 61 जिले, 12 संभाग 61 जिले। जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, अपने साथ 3 संभाग 16 जिले लेकर अलग हो गया। कितने जिले? कितने संभाग? 3 संभाग और 16 जिले। तो एमपी में कितने बचेंगे यह भी याद रखना। 3 संभाग गए तो बचे 9 और जिले 16 चले गए तो बचे 45। अभी पीछे मैंने ये समझाया भी है। ये 9 बचे, एक संभाग आपका बाद में बना शहडोल, और आज हमारे यहाँ पर 10 संभाग हैं और जिले जो हो चुके हैं वो 55 हो चुके हैं। स्पष्ट है बात? पहले 7 राज्यों से सीमा लगती थी, पीछे हमने समझ ही लिया है, मैप में आपको दिखाया था, ये नाम भी लिखे थे वहां पर। और आज जैसे हमने भौतिक प्रदेश कुल 7 पढ़े थे ना, कौन से भौतिक प्रदेश? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, मध्य भारत का पठार, विंध्याचल कगार, ये जो पढ़ा है ना हमने वो भौतिक प्रदेश थे। तब कितने? आज कितने हैं? 7 हैं। तब कितने होते थे? 9 होते थे। छत्तीसगढ़ में भी 2 भौतिक प्रदेश थे। तो ये कुछ अविभाजित मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। कभी कुछ मेंस में भी टिप्पणी विप्पणी करने को आ जाए कि छत्तीसगढ़ के पृथक्करण की पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, टिप्पणी कीजिए, तो ये स्थिति थी, यही बताना है। अब इसमें और आप जोड़ सकते हैं राजनीतिक बातें कि तब मुख्यमंत्री कौन था, तब राज्यपाल कौन था, आपका विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये सब एक्स्ट्रा बातें फिर और बढ़ा सकते हैं आप। बढ़ते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना था? अविभाजित मध्य प्रदेश का अभी अभी हमने देखा है 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 1127 किलोमीटर था। खत्म। तो जब डिटेल हम पढ़ लेंगे तो ऐसा ही क्लियर होगा। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ये गठन के समय की बात है, 1956 की बात है, और 1956 में 8 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। कितने? 8 संभाग और 43 जिले। संभाग 8 के बाद 4 संभाग 1980 के दशक में 1980s में बन जाते हैं और संभागों की संख्या 12, और जिले जो थे वो 1972 में कितने हो जाते हैं? 45। भोपाल और राजनांदगांव बन जाते हैं 1972 में, भोपाल राजधानी भी बन जाता है, संभाग भी बन जाता है। और 1998 में 16 जिले गठित होते हैं। कितने? 16। और ये जिलों की संख्या पहुंच जाती है 61, और 2000 में हम अलग हो जाएंगे। 16 जिले ये जो गठित हुए वही नहीं, 16 जिले अलग हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, और हमारे पास वापस से बचते हैं 45, और फिर बढ़ते गए और आज 55 जिले। ये मैं पीछे बता चुका हूं, इसलिए शॉर्ट में कर दिया है इसको। तो इसका आंसर क्या है? जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ तब उसके पास 8 संभाग और 43 जिले थे। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी, देखना फटाफट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर बात मैंने समझा दी है आपको पीछे ही। तो ये प्राचीनतम भूभाग मतलब गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है। कौन सा गोंडवाना लैंड? अंगारा लैंड था एक उत्तर में और गोंडवाना लैंड था दक्षिण में। पहले भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, बाद में उत्तर की ओर खिसका और वो जाकर टकराया यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन का मतलब यूरोप और एशिया से टकराया और वहां पर निर्माण किया हिमालय का और वहीं से जुड़ गया। ठीक, चलो, तो ये गोंडवाना लैंड आपको पता होना चाहिए, प्राचीनतम भूमि। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मछली। अब राजकीय प्रतीकों की बात आ गई वापस से। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, तो जो राजकीय प्रतीक चिन्ह होते हैं 1981 में जो एक अधिनियम के साथ गठित किए गए, तो उसमें से उस टाइम पर ये नहीं बनी थी, है ना, मछली की बात नहीं की गई थी। महत्व को समझते हुए हमने राजकीय मछली भी, देखो ये जरूरी नहीं कोई मछली बनाए ही स्टेट, कोई ऐसा ब्यौरा नहीं कि ये चीज बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने हिसाब से जो चीजें सेंसिटिव हो, महत्वपूर्ण लगती है, उनको आप राजकीय दर्जा देते हैं, तो क्या है उसका महत्व बढ़ता है और उसके वृद्धि में, अभिवृद्धि में सहायता मिलती है। तो राजकीय मछली जो है बाद में बनाई गई
तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि महासीर जो मछली है वो किस प्रजाति से संबंधित है। तो पहले तो ये याद रखना कि राजकीय मछली कौन सी है हमारे यहाँ की, तो उसका नाम है महासीर मछली। क्या मछली नाम है? महासीर मछली राजकीय मछली है। अब इसका जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? प्रजाति का नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉर। क्या नाम है? टॉर। कैसे ये बात आ गई है तो और डिटेल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये है आपकी मछली, महासीर मछली है, स्वच्छ पानी में रहती है, प्रवाहित जल में रहती है। चूंकि अब नदियों पर डैम बनाए जा रहे हैं तो इनका जो प्रजनन क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, और उसके कारण डैम वगैरह के कारण बनने से जो प्रवाहित जल में ये रहती है ना, प्रजनन करती है, तो वो प्रभावित हो रही क्षमता, इसके कारण ये विलुप्त प्राय हो चुकी है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। बहुत कम संख्या इनकी देखने को मिलती है। बात करें इस मछली की तो महासीर मछली हमारी राजकीय मछली है, टॉर प्यूटिटोरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, टॉर प्यूटिटोरा। इसको हम शॉर्ट में टॉर भी कहते हैं। तो जो प्रजाति पूछी गई है इसी टॉर से या इस टॉर से मतलब है, ठीक है। तो कौन सी प्रजाति, यानी कि वैज्ञानिक नाम टॉर है इसका। इसको 26 सितंबर 2011 को क्या किया गया? मछली यानी राजकीय मछली के रूप में स्थापित किया गया। इसको कुछ जगहों पर, एक बड़वाह खरगोन में है ओमकारेश्वर के पास, और एक केरवा डैम भोपाल में है। तो ये इन दोनों जगहों पर मुख्य रूप से संरक्षण प्राप्त है, ऐसा याद रखें। आपसे पूछा जाएगा महासीर संरक्षण केंद्र कहाँ है? बड़वाह में, है ना। और ये एक अलग से डैम है, इसमें संरक्षण प्राप्त है। नॉर्मली इसको पाला पोसा जाता है। यह एक विलुप्त प्राय प्राणी है। वर्ष 2012 से IUCN, किसमें? IUCN एक संस्था है, इसकी लिस्ट जारी होती है। 9 आधारों पर प्रजातियों की लिस्ट होती है, उसमें ये विलुप्त प्राय में शामिल है, यानी कि इसकी प्रजाति खत्म होने वाली है। तो ये आपकी किसकी बात थी? मछली की बात थी। तो ये कंप्लीट हुई बात राजकीय मछली की, बस इतना ही जानना था, सिंपल सी बात है। मध्य प्रदेश के राजकीय गान, तो ऐसे ही एक राजकीय मछली देख ली हमने, राजकीय गान की भी बात कर लेते हैं। राजकीय गान है आपका मेरा मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मेरा मध्य प्रदेश, राजकीय गान का नाम है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? रचनाकार कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है? रचित करने का मतलब लिखने से है, और उसको लिखा है श्री महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है? श्री महेश श्रीवास्तव ने। तो देख लेते हैं राजकीय गान के बारे में क्या जानकारियां हैं। ये पूरा गान लिखा हुआ है, इसको गाएंगे थोड़ी देर से, पहले जानकारी ले लें। मध्य प्रदेश का राजकीय गान का नाम कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना मेरा मध्य प्रदेश है। इसके जो रचनाकार हैं वो श्री महेश श्रीवास्तव हैं, और इसको जो गाने वाले गायक हैं, आप सुनना यूट्यूब में डाल देना कि मेरा मध्य प्रदेश सॉन्ग, शांतनु मुखर्जी, जिनको आप शान के नाम से जानते हैं। इनको जानते हो शायद, अभी तो नहीं है पॉपुलर ज़्यादा, पहले हुआ करते थे हमारे ज़माने में, जब हम छोटे थे 8वीं 10वीं में, तब ठीक थे। तो ये शांतनु मुखर्जी शान ने इसको गाया है। गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में, एक्सीलेंस वगैरह में पढ़ा हो कभी, तो जो भी कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी होता है तो उस टाइम पर पहले इनका गाना ही बजेगा, या मध्य प्रदेश गान बजता है। तो आपने यदि पढ़ा हो गवर्नमेंट स्कूल से तो आपको पता होगा। शांतनु मुखर्जी, सुनील झा, ये संगीतकार है। संगीतकार का मतलब यहाँ म्यूजिक देने से है ना। सुनील झा ने म्यूजिक दिया है, और इसकी घोषणा 2010 में की गई थी। ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला स्टेट था। तो कैसे गा सकते हैं आप इसको? एक लाइन में गाकर बताता हूं, और सुना हो शायद आपने। तो सुख का दाता सबका साथी, सुना है ऐसी लाइनें? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसे गा सकते हैं। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी। ऐसे बढ़िया टोन है, आवाज़ तो मेरी खतरनाक ही है, तो फोन मत तोड़ देना अपना। चलो देखते हैं आगे। तो ये गीत है, ऐसे आप गाइए, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को दिल को छू जाता है ये गाना, है ना। मैं बजाता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये प्रश्न है रचनाकार से संबंधित, और उसका आंसर हो गया आपका महेश श्रीवास्तव। गाना किसने गाया? आपके शान ने, शांतनु मुखर्जी ने, और सुनील झा ने इसको म्यूजिक दिया है, ये याद रखिए। कब घोषित किया गया? वर्ष 2010 में। महासीर मछली कब? वर्ष 2011 में।
इसके बाद मतलब एक्चुअली आई वो पीछे जो हमने देखा, इसके पहले एक और पक्षी देखा था हमने, वो 1985 में घोषित हुआ। बाकी जो चीजें बचेंगी वो कब घोषित होगी, 1981 में। ठीक, चलो तो ये डेट्स हैं, रिवाइज करेंगे अपन। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किस भाषा घोषित किया गया, बहुत ईजी है, हिंदी भाषा। राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है अपनी। राजकीय भाषा आपके अनुच्छेद 345 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 345 के अनुसार घोषित की जाती है। ये भाग 17 में जो है तो इन सब बातों का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश की, बहुत ज्यादा देर तक वैसे भी नहीं बोल पाएंगे, चिंता मत करो। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, तो प्राकृतिक सीमा की बात की गई है। चंबल नदी उत्तर में प्राकृतिक सीमा बनाती है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश बना लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश है, यहां से चंबल जाती है और इस तरह से सीमा बना देती है, तो उत्तरी सीमा चंबल द्वारा बनती है। दक्षिणी सीमा, यहां से ऐसे प्राकृतिक मतलब नदी निकलती है ताप्ती, तो कहीं ना कहीं दक्षिणी सीमा पर ताप्ती नदी है। पूर्वी सीमा की बात करें तो यहां से आपका मैकल पर्वत है इस तरह से, राइट, तो पूर्वी सीमा कहीं ना कहीं मैकल पर्वत बना देता है, और फिर है उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सत्य हैं। क्लियर बात, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। मध्य प्रदेश अपनी भौतिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो अपनी स्थिति जो है उसके कारण किस नाम से जाना जा रहा है, देखकर ही पता चल जाएगा, हृदय प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हृदय प्रदेश, मतलब भारत का दिल है ये। शीर्ष कश्मीर हो जाएगा, है ना, भारत माला कुछ है नहीं। महाकौशल, ये आपका जबलपुर वाला रीजन है, तो महाकौशल तो हमारा हिस्सा है, भारत के दिल के अंदर भी एक हिस्सा देखे तो महाकौशल है। तो वास्तव में एमपी को क्या कहा जाता है, भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, तो ये बढ़िया सा प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो आंसर्स में, एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, भौगोलिक रूप से किलोमीटर में देखा जाए तो राजस्थान की सीमा जो है तो वो सबसे लंबी है आपके एमपी से, और यदि जिलों के दृष्टिकोण से देखा जाए, मध्य प्रदेश में 75 जिले हैं, शायद और भी बन गए हो तो पता नहीं, 75 थे एक टाइम पर, तो ये छोटे छोटे जिले हैं। तो जिलों के दृष्टिकोण से जो 14 जिले हैं वो आपके यूपी से सीमा बनाते हैं हमारे एमपी के, है ना, मतलब एमपी के 14 जिले यूपी से सीमा बनाते हैं। तो जिलों के, यूपी के भी ऐसे ही लगभग 14-15 जिले हैं जो सीमा हमसे बनाते हैं। तो ये जिलों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी से सर्वाधिक सीमा बनती है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भौगोलिक रूप से बात की जाए तो हमारी जो सबसे लंबी सीमा है वो किससे बनती है, राजस्थान से। तो कभी ऐसा प्रश्न आए तो इसको ध्यान में रखना, लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो हमारी सीमा राजस्थान से बनती है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 14 जिले यूपी को छूते हैं, यही स्लाइड मैंने दिखाई थी जब आपको पढ़ाई थी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान से बनती है जो कि 1600 किलोमीटर है। उसके अलावा प्रदेश की न्यूनतम सीमा, चाहे वह क्षेत्रफल या के जिलों की बात करें, दोनों ही दृष्टिकोण से गुजरात से सबसे छोटी सीमा बनती है ना। और आगे प्रश्न आएंगे, यहीं पर समझा देता हूं। मध्य प्रदेश में सीमावर्ती जिलों की संख्या, सीमावर्ती जिले मतलब जो जिले किसी न किसी राज्य से सीमाएं बनाएंगे, जैसे सिंगरौली है, भिंड है, मुरैना है, ऐसे ये किसी राज्य से सीमा बना रहे कि नहीं बना रहे, कुछ राजस्थान से, कुछ उत्तर प्रदेश से, तो ये सीमावर्ती जिले। कुछ अंतर्वर्ती जिले होंगे जो किसी स्टेट से सीमा नहीं बना रहे होंगे, तो इनकी संख्या कभी पूछी जाए तो पहले जो थी वो संख्या 35 थी, और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या क्या थी, 17 थी। यहां पर क्या लिखा है, 37 है और 18 नए जिले कुछ गठित हो गए हैं। 35 में आप मऊगंज को देखें तो मऊगंज किससे सीमा बना रहा है, यूपी से। आप पांढुर्ना को देखें तो दक्षिण में वो महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। तो जो 35 जिले थे, 2 जिले दूसरे राज्यों से सीमा बनाने लगे तो उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 37, 37। और जो 17 जिले हुआ करते थे कभी अंतर्वर्ती, उसमें एक जिला बढ़ गया है मैहर, जो कि अंतर्वर्ती जिला ही है, वो किसी स्टेट से सीमा नहीं बनाता। तो इस तरह से अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 और आपके जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या 37 हो चुकी है। तो ये आगे क्वेश्चन मिलेंगे,
यहीं पर समझ लिया अपन ने, उसको समझने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? भौगोलिक केंद्र का गांव मतलब भारत का भौगोलिक केंद्र किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है करौंदी गांव, जो कि कटनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटनी में। तो इसको जगह सहित याद रखना कहाँ पर है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि सब मानने वाली बातें हैं, हालांकि यहाँ पर विभाग ने लगा रखा है कुछ। देखो लिखा है यहाँ, भारत का केंद्र बिंदु हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित है। ये मैंने जनसंपर्क की वेबसाइट में देखा, ऐसे तथ्यों के बहुत सोर्स नहीं होते हैं ना, फिर भी जो मिले अपने जनसंपर्क की जो वेबसाइट है वो सरकारी वेबसाइट है, इसमें जो बात दी जाती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रूफ के रूप में काम आएगी। कभी कुछ पूछा जाए एमपीपीएससी के द्वारा और वो गलत मान लिया जाए और इसमें कुछ और दिया हो, तो आप इसको आधार बनाकर अपना आंसर करेक्ट करवा सकते हैं, राइट। और इसमें ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, इस वेबसाइट को आप चेक करते रहा करो, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। करंट अफेयर्स की कुछ पुस्तकें भी आती हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए जाते हैं आपको, जो अच्छे विद्वान होंगे बनाने वाले। तो देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जनसंपर्क ने पूछा है, यहाँ नीचे लिखा है, और इसका जो आंसर है वो क्या है? कटनी है। तो इस तरह से ये आपको पता चला भौगोलिक केंद्र बिंदु। इस तरह से भी देख सकते हैं, वहां लिखा भी है भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, ज्योग्राफिकल सेंटर। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसमें आप विकल्प देखेंगे तो वर्तमान स्थिति आपको बताना है। देखो पहले का देखें तो ये तो ठीक है, 17 डिग्री, वहाँ 46 मिनट था, हमने देखा था ना अविभाजित मध्य प्रदेश का, यहाँ 48 है, पर फिर भी ठीक है। मान लो यदि आगे बढ़ोगे तो 28 डिग्री 32, अब यहाँ सीधे गलत हो गया, तो छोड़ो अब इसको, है ना। फिर बात करें, यहीं पर मेन बात तो यही है, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यदि अविभाजित की बात करता है, इसमें तो कुछ उसने नहीं बताया है, सिंपल बोला है। अब हम देखें 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मैंने पीछे मैप में आपको बताया ही है। तो वर्तमान जो विस्तार है हमारा यही है अक्षांशीय विस्तार, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 82 डिग्री 48, ये कई बार मतलब 48 या के 82 डिग्री 66 मिनट भी मिलता है, तो इसमें परेशान मत हो जाना, है ना। अलग अलग सरकारी स्रोत ही हैं, गलत नहीं है कोई भी। आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जाओगे तो कहो इस तरह दिख जाए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें इंडिया का जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो कुछ और ही दिए हुए हैं, तो परेशान मत हो जाना, दोनों ही बातें सही होंगी आपकी, है ना, कोई एक याद कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा, वर्तमान का पूछा गया है भौगोलिक स्थिति एमपी की, तो ये अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए, कई बार इसको रिपीट करना आप लोग, इसमें भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक, ये लिखा हुआ। 66 भी आप कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। चलो अगले प्रश्न पर चलें। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो अभी हमने पहला ही प्रश्न देखा था, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो 14 जिलों से वो गुजरती है, रउआ, राशि, भंवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, ये ट्रिक याद कर लेना, 14 शब्द हैं इसमें। ये नाम भी लिखे हुए हैं पर अब इनकी जरूरत नहीं है आपको, पीछे हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, एक कर्क रेखा की बात की थी हमने, और दूसरी जो हमारे यहाँ से रेखा जा रही है मेन, वो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। क्या नंबर है उसका? तो 82.5 डिग्री रेखा उसको कहते हैं, ठीक है। 82.5, आगे चल के 90, आगे चल के 97.5, तो इन्हीं 7.5 के अंतराल पर ही जो रेखाएं होंगी उन्हीं को हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या बनाते हैं, मानक समय बनाते हैं। कोई भी देश इन्हीं अंतराल पर जाएगा, है ना। चलो, तो सिंगरौली से हमारे यहाँ IST गुजरती है। इस चित्र में भी, चित्र तो है ये, है ना, ये देखो, तो हमारा 82 डिग्री 48 मिनट तक तो विस्तार है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट तक, मतलब MP के अंदर ही ये रेखा आ गई अपनी, ठीक।
बात करें मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 से गुजार दी है, यही तो पढ़ा था अभी अपन ने। फिर अगला देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय, इसको भी गुजार दिया। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान, अच्छा सीमावर्ती राज्यों की बात पूछी गई है, मैं कंफ्यूज हो गया था सीमावर्ती जिलों से। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की संख्या है 5। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बार बार बोलना है, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है। अंतर्वर्ती जिले अभी देखे हमने, एक सीमावर्ती जिले थे और एक अंतर्वर्ती जिले थे। सीमावर्ती जिले जो किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं, अंतर्वर्ती जिले जो किसी राज्य से सीमा नहीं बना रहे। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या थी 18, सीमावर्ती जिलों की संख्या थी 37। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है, तो अभी हमने भारत का केंद्र बिंदु देखा और अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु देख लेते हैं। उज्जैन में जो मंगलनाथ टेम्पल है उसको माना जाता है, क्या किया जाता है, माना जाता है, बस ये याद रखना है ना। बहुत सारे सोर्स मिलेंगे आपको, सब अपना अपना बताते हैं कि ये पृथ्वी केंद्र बिंदु है। गोल चीज का केंद्र बिंदु कैसे बताया जा सकता है, तो पौराणिक काल से, पुराने काल से खगोल शास्त्र का केंद्र था, तो यहाँ के विद्वानों ने पृथ्वी का इसको केंद्र बिंदु माना हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा। तो मंगलनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको पृथ्वी माता की प्रतिमा भी मिलेगी और ऐसा कहते हैं कि आप उनके परिक्रमा, उस मंदिर की परिक्रमा लगा लिए तो आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा लिए, है ना। तो ये दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, अनुश्रुतियां हैं, ऐसा कह दीजिए। मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है, ऐसा उसके हिसाब से है। तो आप लोग जिस पर मंगल भारी हो तो वो जाए पृथ्वी के चक्कर लगाए। मंगल भगवान शिव की ही प्रतिमा है वहाँ, मतलब शिवलिंग है, उनका आप पूजन कीजिए। मंगल आपके कुंडली दोष कहाँ से, जहाँ से दूर होना होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये उज्जैन है इसका आंसर। बात करें मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष किसे क्रमशः राजकीय पशु, अच्छा मध्य प्रदेश सरकार ने किसे क्रमशः राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है, ऐसा प्रश्न मानते हैं। तो इसे देखिए, बारहसिंगा एक प्रजाति है, बारहसिंगा एक हिरण की प्रजाति है, इसको और दूधराज को, ये वाला आंसर हो जाएगा। बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है और दूधराज को तो हमने पीछे देख ही लिया है, ये क्या है आपका राजकीय पक्षी है। तो दूधराज को हमने देख लिया है, इसकी जानकारी पैराडाइज फ्लाई कैचर, सुल्ताना बुलबुल, शाह बुलबुल, ये सब कहते हैं इसको। इसके अलावा ये जो है आपका वर्ष 1985 में जो है क्या हुआ था, आपका राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। बात करेंगे हम बारहसिंगा की तो ये बहुत सारी सींगें होती हैं इसके पास, ये बारहसिंगा प्राणी है। मध्य प्रदेश में पूछा जाए कभी तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, किस प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ये सेंसिटिव है इसलिए इसको बनाया गया है। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में मुख्य रूप से पाया जाता है। बारहसिंगा तो बहुत सारे पाए जाते हैं, हर राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा ये कान्हा किसली नेशनल पार्क मिलेगा और इसको कान्हा का गहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कान्हा का गहना भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रुसर्वस डुआउसेली, क्या नाम है, रुसर्वस डुआउसेली, ऐसा पढ़िएगा आप, याद कीजिएगा। और ये हिरन की एक प्रजाति है, यह भी याद रखना है। तो बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का हमारे यहाँ हमारा राजकीय पशु है। डुआउसेली, रुसर्वस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है और ये कान्हा नेशनल पार्क में मुख्यतः पाया जाता है। इसे कान्हा का गहना कहते हैं। ये कुछ बिंदु हैं इसके बारे में। तो ये राइट हो गया हमारा बारहसिंगा और दूधराज। दूधराज पक्षी की बात हम पीछे कर चुके हैं, ये मैं स्लाइड खोलकर इसी को दिखाया था मैंने पीछे अभी। इसका वैज्ञानिक नाम टेर्सिफोन पैराडाइसी, ये जरूर आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है। ये तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, ये सब पूछे गए हैं इसीलिए रिपीट हो रहे हैं। रिपीट करने का भी उद्देश्य है कि आप ये जाने की प्रश्न रिपीट होता है। भालू राज्य से मतलब नहीं है, नहीं है ये, मतलब खरगोश राज्य भी नहीं है, हाथी राज्य भी नहीं है, बाघ स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये आंसर डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे यहाँ से, जबकि ये मैंने एनिमेशन लगा रखा था कि पहले क्वेश्चन दिखेगा एंड देन नेक्स्ट क्लिक पर आपको आंसर आएगा। कोई बात नहीं, मेहनत थोड़ा सा अनावश्यक चली गई। निम्नलिखित में से किस नगर का नाम
चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया। तो वर्तमान में तो चल ही रहा है, ये वर्ष 2010 के आसपास की बात है। वर्ष 2010 के आसपास की बात है जब ये चंद्रशेखर आजाद नगर बनाया गया। और एक तहसील है आपके अलीराजपुर में भाभरा नाम की, यहाँ पर जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का, है ना। आज भी वो झोपड़ी के स्मारक के तौर पर सरकार ने बना दिया है कुछ वहाँ पर। तो ये भाभरा जो तहसील है इसका नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, जुलाई में हुआ था। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता मुझको, शायद 23 है, ठीक है डेट छोड़ दो। 1906 में हुआ था, जुलाई 1906 में। बहुत महान क्रांतिकारी थे, इनके बारे में तो एक बात भी मिस करना एक प्रकार से उनका अपमान है, क्षमा चाहूँगा मैं, आप लोग पढ़िएगा। बेहट, अन्य भी नगर कुछ देख लीजिए जिनके नाम अलग अलग हैं। बेहट एक जगह है जहां तानसेन का जन्म हुआ था, उसका नाम तानसेन नगर रख दिया गया है, और ये ग्वालियर में है, आपको ना पता हो तो, है ना। ग्वालियर में बेहट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो तानसेन नगर। इस्लाम नगर एक राजधानी थी आपके दोस्त मोहम्मद खान की, जगदीशपुर पहले उसका नाम था, बाद में उसने इस्लाम नगर रख दिया। तो वर्तमान सरकार ने, शिवराज सरकार ने वापस से उसका नाम जगदीशपुर कर दिया है। होशंगाबाद का पहले नाम नर्मदापुरम था, होशंग शाह के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद कर दिया गया था, तो वापस से वर्तमान सरकार ने नर्मदापुरम उसका नाम कर दिया है। बाबई नामक एक स्थान है आपके कहां पर, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में ही, और उसका नाम माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर, महान लेखक थे वो, उनके नाम पर माखन नगर कर दिया गया है। नसरुल्लागंज भोपाल में है, इसका नाम कर दिया गया है भरुंदा। और एक शिवपुरी गांव है, ये छोटा सा शिवपुरी, वहां एक कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, उनके कारण ये प्रसिद्ध है। शिवपुरी या शिवपुरी टीकमगढ़ जिले में आता है, कुंडेश्वर धाम इसका नाम कर दिया गया है। तो ये कुछ अन्य जगहों के नाम थे जिनके नाम बदल दिए गए हैं। ये स्थान थे, चूंकि स्थान प्रश्न में थे इसलिए उनसे ही संबंधित बातें मैंने जोड़ी। बहुत सारी संस्थाओं के नाम चेंज होते हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होते हैं, तो वो भी आपको याद रखने होंगे, लेकिन जहां जो बात आएगी वहीं पर हम करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, तो बहुत इजी है, होशंगाबाद। संभाग का भी नाम अब नर्मदापुरम हो गया, मतलब जिले के नाम के पहले ही नर्मदापुरम चेंज हो गया था संभाग का नाम। वर्ष 2008 में नर्मदापुरम संभाग का नाम चेंज हो गया था, जिले का नाम अभी चेंज हुआ है, नर्मदापुरम हो गया है होशंगाबाद से बदलकर। ठीक, तो ये होशंगाबाद संभाग का नाम क्या है, नर्मदापुरम है, और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। तो ये जिलों के नाम आप याद रखना। 10वां संभाग किसे बनाया गया है, तो 10वां संभाग, देखो 9 संभाग थे, क्या बताया था मैंने, 12 संभाग थे हमारे मध्य प्रदेश में 2000 से पहले, सन 2000 से पहले। 3 संभाग लेकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो बचे थे कौन, 9 संभाग वर्ष 2000 में। अब इसके बाद कौन सा नया संभाग यानी 10वां संभाग बना, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ये लिखा ही हुआ है, लिख के ही तो आ जाता है, शहडोल। शहडोल जो है आपका 10वां संभाग है। कई संभागों की घोषणा की गई, जैसे जिलों की कर दी जाती है, तो अभी तो चुनाव थे तो उन्होंने कई जिले बना भी दिए, मैहर की बात थी तो मैहर बन गया, है ना। कुछ और जिलों की चाचौड़ा है, और बहुत सारे घोषित किए गए थे लेकिन कुछ नहीं बन पाए। शिवराज सरकार ने घोषणा की थी वर्ष 2006 में कि छिंदवाड़ा को जिला बनाएंगे, आगे रतलाम को बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो 10 संभाग है हमारे यहाँ। अब आगे भविष्य में मुश्किल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा ही बनेगा, क्योंकि जबलपुर संभाग के अंतर्गत 9 जिले आ गए हैं, तो वो काफ़ी बड़ा संभाग है। तो अब ये पार्ट देखो, हमने मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, ये सब देखा परिचय में, और अब राजकीय प्रतीक चिन्ह भी अभी और आ जाएंगे वापस से, रिपीट क्वेश्चन उस तरह के। और अभी हम संभागों की बात एक्चुअली कर रहे हैं, है ना, तो संभाग भी आपको याद होना चाहिए। तो शहडोल 10वां संभाग है। 10 संभाग हैं। 14 जून 2008 को इसका गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। तो एक तो शहडोल स्वयं है, और शहडोल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ शहडोल। दूसरा आपका उमरिया, और तीसरा आपका अनूपपुर। पहले ये पूरा मिलकर जिला हुआ करता था, बाद में उमरिया और अनूपपुर इससे अलग होकर नए जिले बन गए। तो ये एक शहडोल
आपका संभाग है। ये एक मैप है अच्छा, जिसमें सारे संभाग आपको दिखाई देते हैं। नए जिलों को नहीं ऐड किया गया है, लेकिन आप कर सकते हैं। अभी कोई देखो ऑथेंटिक मैप नहीं है, बनाने वालों ने बना दिया है, मुझको भी आता है, इतना थोड़ा समय नहीं था तो मैंने नहीं किया है। ऐसे एक रेखा खींचूंगा और मैं फिल कलर कर दूंगा, तो यहाँ फिल हो जाएगा, वो दूसरे कलर का आ जाएगा और मैं नाम डाल दूंगा, तो बड़ी बात नहीं है कोई। पर जब तक ऑथेंटिक नहीं आता मैं काम करता ही नहीं हुआ फालतू के, तुक्के मारने की आदत नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखो, आ जाएगा। इन जिलों की वेबसाइट्स बन गई हैं अभी, धीरे धीरे उसमें मानचित्र भी आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए क्षेत्रफल जनसंख्या की इनकी, तो मऊगंज की, पांढुर्ना की, इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं आप और जानकारी ले सकते हैं। धीरे धीरे और जानकारी अपडेट होंगी, वो मैं लाता रहूँगा। तो ये यहाँ पर आपका पांढुर्ना था, वो आपका नया जिला बन गया है। यहाँ आपका मैहर था, वो आपका 3 तहसीलों सहित जिला बन गया है। और यहाँ पर आपका मऊगंज था, ये भी 3 तहसीलों के साथ आपका जिला बन गया है, राइट। तो ये जो मैप है इसमें एक्चुअली तहसीलें भी दिखती हैं, तो आप आराम से समझ पाएंगे कि कहाँ पर कितनी सीमा है। ये एक्चुअली ऐसे ही है, ठीक है। चलो, तो ये 3 नए जिले बन गए हैं। अब देख लो, ये संभाग हैं 10, फटाफट बोल रहा हूं मैं अभी, सिर्फ संभाग के नाम। ये मैप मिल जाएगा आपको और आपको जिले के नाम स्वयं याद करना है। क्लियर है? मैंने ये होमवर्क आपको दिया था पहले भी, आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। यहाँ है रीवा संभाग, जिसके अंतर्गत 6 जिले हो चुके हैं। कितने? 6 जिले, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। शहडोल की बात हमने कर ही ली है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। सागर की बात करें तो सागर में भी 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवारी, ये 6 जिले इसके अंतर्गत भी आते हैं। देन बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में आते हैं 9 जिले, 1 कटनी, 2 जबलपुर, 3 नरसिंहपुर, 4 छिंदवाड़ा, 5 पांढुर्ना, 6वां सिवनी, 7वां बालाघाट, 8वां मंडला, 9वां डिंडोरी। जब शहडोल का गठन किया गया था ना, तो शहडोल के अंदर ही डिंडोरी को शामिल किया गया था वर्ष 2008 में। बाद में 2012 में डिंडोरी को वापस जबलपुर में शामिल कर दिया गया। तो ये चलता रहता है, प्रशासनिक काम है। बात करें चंबल संभाग की, तो उसमें आते हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले, और मुरैना में उसका मुख्यालय है संभाग का। ग्वालियर संभाग भी है एक, तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। और भोपाल की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम। इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। देन बात करें होशंगाबाद की, और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। कुछ बच तो नहीं रहा है? नहीं बच रहा है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से आप बार बार मैप, ब्लैंक मैप ले लेना, उसमें 2-4 बार फिल कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। सारे जिले फिल कर लेना, संभाग का नाम लिखना, फिर सारे जिले उसके फिल कर देना, इस तरह से। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो ओहो, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि इंदौर कैसे पॉसिबल है। यहाँ विकल्प में देखिए जबलपुर है ही नहीं, जबलपुर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सबसे अधिक जिले तो इंदौर में ही है, 8, 7 हैं आपके उज्जैन में, रीवा में हो गए हैं 6, ग्वालियर में है आपके 5, इसके ऊपर और एक आ जाएगा क्या? जबलपुर। जबलपुर में आपके कितने हो गए हैं? 9 जिले हो गए हैं सबसे अधिक। स्पष्ट है बात? चलिए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं जिले हैं वर्तमान में? तो पीछे तो पूछा था 1956 में क्या स्थिति थी, अभी पूछ रहा है वर्तमान में। तो आपको पता है 10 संभाग और 55 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो चाचा जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे जुबान से भी 2-3 बार निकल चुका है ये बात, तो आपको ये इजीली बन जाना चाहिए था। राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की, इस कारण से इस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ भी इसे अपन मध्य पर्व कहते हैं। तो मध्य पर्व कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर है। आपने मैप देखा होगा पीछे, तो आपको दिखाई दिया होगा कि सबसे बड़ा जो संभाग था वो जबलपुर ही
था। ये मैप देख लो, इसमें देखोगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके जबलपुर का, ऊपर से ही दिख रहा है कि यही सबसे बड़ा है। ठीक, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जबलपुर है आपका सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो एक तो गठन था या पुनर्गठन था। देखो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि गठन अलग है पुनर्गठन अलग है। ऐसा नहीं है, वो जो 1956 में हुआ था ना वो पुनर्गठन ही है। वो उसको गठन लोग समझ लेते हैं और जो 2000 में हुआ था उसको पुनर्गठन समझते हैं। ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है। वो जो 1956 में हुआ 1 नवंबर 1900 वो भी पुनर्गठन ही है। समझ रहे हैं आप बात? वो देश में राज्यों का पुनर्गठन चल रहा था, तो उसी को हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ उस दृष्टिकोण से। तो आप ऐसा कुछ अलग कॉन्सेप्ट मत रखना कि गठन पूछ ले तो 1956 और पुनर्गठन पूछे तो 1 नवंबर 2000 लगा दो। कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ तो उसका भी आंसर 1 नवंबर 1956 होगा। जब वो छत्तीसगढ़ के की बात करेगा अलग होने की, तो वो कुछ स्पेशल बातें दिखेंगी उसमें, शब्द ऐसे दिखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये छत्तीसगढ़ वाली बात कर रहा है कि छत्तीसगढ़ कब पृथक हुआ या कब विभाजित हुआ हमारे मध्य प्रदेश से। जैसे इसमें ही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, ये अलग से समझ में आ रहा है। 1956 की बात कर सकते हैं क्या इस शब्द के लिए? नहीं कर सकते। विभाजन कब हुआ आपका? 2000 में हुआ 1 नवंबर, तो आराम से समझ में आता है। तो 1 नवंबर सन 2000 ये इसका सही आंसर है। ये एक प्रकार से विभाजन था। राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक तहसीलें हैं? तो इसका आंसर है जबलपुर। सबसे ज्यादा जिले हैं इसलिए सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। बस इतने ही कॉन्सेप्ट से इसको याद रखना है। ना तो इसकी संख्या काउंट है और ना ही है ना संख्या नहीं है कि कितनी तहसीलें हैं इसके अंतर्गत। राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया? तो मेरे जुबान से आपने सुना ही होगा कई बार कि राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 में आया। इसी के तहत राजकीय प्रतीक जो है तो यह प्रतीक चिन्ह जो है घोषित किए जाते हैं। बात करें हाँ ना, तो ये समझ गए आप लोग कि 1 नवंबर 1981 को सिल्वर जुबली रजत जयंती के अवसर पर क्या किया गया? राजकीय प्रतीक अधिनियम पारित किया गया और राजकीय प्रतीक चिन्ह जैसे कि राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, फूल, राजकीय पक्षी आदि के नामों की घोषणा की गई थी उस टाइम पर। तो ज्यादातर तो उसी टाइम पर हो गए, किंतु एक हमने राजकीय पक्षी देखा 1985, याद रखना। फिर ध्यान रखना एक हमने राजकीय गान या राज्य गान है ना वो देखा वर्ष 2010 में। और फिर हमने देखा एक राज्य मछली, राइट, तो वो 2011 में बनी। ठीक है, एक और नाम याद रखना है राज्य खेल, राजकीय खेल या राज्य खेल, ये वर्ष 2013 में बनता है। तो ये 4 तिथियां जो हैं वो आप पृथक से याद रखिए। बाकियों के बारे में पूछे ना किसी के बारे में तो आप सीधे बता देना कि इसकी स्थापना 1981 में हुई। स्पष्ट है बात? तो यहां तक आपको याद रखना है वर्ष 2013 तक। ये एक स्लाइड है जिसमें एक प्रकार से इतना ही याद रखना है आपको। तो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह सारे यहीं पर समाप्त। बता दें राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 बार प्रश्न आ गया पीछे। 1 नवंबर को। राजभाषा अनुच्छेद 345 हिंदी। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद या वट वृक्ष, फाइकस वेनगेलेंसिस। ये नहीं आया है, नहीं पूछा गया है पीछे कहीं, इसको याद कर लीजिएगा। वट वृक्ष या कि बरगद या बड़ वृक्ष जिसको आप कहते हैं, फाइकस वेनगेलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का है, रुसर्वस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी दूधराज या कि शाह बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल इसका नाम है। और टर्सिफोन पैराडिसी इसका पैराडाइसी या पैराडिसी ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय मछली महासीर मछली है, टॉरप्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प सफेद लिली है और इसका नाम लिलियम कैंडिडम है वैज्ञानिक नाम। राज्य गान की बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश शान ने गाया है और सुनील झा ने म्यूजिक दिया है। राज्य नृत्य की बात करें तो राई है, बुंदेलखंड में मुख्य रूप से होता है। राज्य नाच की बात, राज्य नाच नहीं है नाट्य है। राज्य नाट्य क्या है? माछ है, मुख्यतः मालवा में, उज्जैन से उत्पत्ति। राज्य खेल की बात करें तो मलखंभ है, वर्ष 2013 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? वर्ष 2013 में मलखंभ। और राज्य फसल सोयाबीन है जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। कभी राज्य नदी पूछे तो नर्मदा बता देना, राज्य फल पूछे तो आम बता देना। ये सब बिना घोषित चीजें मानी जा रही हैं। चलो, मध्य प्रदेश
निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? तो मध्य प्रदेश सीमांत राज्य है, मतलब किसी देश से सीमा बनाता है, किनारे पर स्थित है, ऐसा नहीं है तो गलत है। मैदानी राज्य है, यहाँ मैदान तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत है उत्तरी क्षेत्र में बस, बाकी पठारी में क्षेत्र है। इनमें से कोई नहीं को छोड़ो, भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित मतलब किसी क्षेत्र की जब समुद्री सीमाएं नहीं बनती हैं तो उसको हम भू आवेष्टित देश कहते हैं। तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भू आवेष्टित राज्य। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर है। कितनी है? 605 किलोमीटर। तो ये अभी पीछे हमने चर्चा भी की थी। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। ये दोनों बातें यहाँ पर साथ साथ में आ गई। क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल 308 252 किलोमीटर। क्लियर? ये नई चीजें हैं। फिर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो वो है शहडोल संभाग। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से शहडोल संभाग। और देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो पीछे भी मैंने बताया था 9.38%। कितना है? 9.38%। मतलब जो हमारा देश का क्षेत्रफल है उसमें हमारे एमपी के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? मैथ के विद्यार्थी होंगे तो प्रतिशत भी निकाल लेंगे। 9.38%। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? धैर्य रखो, अंतिम प्रश्न है। धैर्य खो गया, ठीक है, तो अब धैर्य की जरूरत नहीं है, सुकून मिला कि खत्म। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह किन दो अनाजों की किस्मों को दर्शाया गया? तो राज्य चिन्ह को देख लीजिए। राज्य चिन्ह ये है ना, ये मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। और इसमें क्या क्या खास बातें हैं? इसमें तो सिर्फ एक प्रश्न है, फसलों को पूछा गया है कौन कौन सी है। एक है आपकी गेहूं और एक है आपकी धान। तो गेहूं और धान की फसलों का यूज किया गया है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गेहूं और धान। उसके साथ भी कुछ बातें और जान लीजिए। तो ये जो स्तूप बने हुए हैं इनकी संख्या है एक तो 24, ये याद रखना है कि कि मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका कितने, सबसे पहले क्या है? स्तूपों से ढका हुआ है और उनकी संख्या है 24। फिर एक वृत्त मिलता है और उस वृत्त के अंतर्गत गेहूं और धान की बालियां हैं और ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश शासन लिखा है और दक्षिण की तरफ सत्यमेव जयते लिखा है। फिर एक वृत्त मिलता है और उस वृत्त के अंतर्गत एक बड़ वृक्ष या बरगद का वृक्ष है जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। और उस पर अंकित या के छपा हुआ आपका अशोक स्तंभ दिखाई देता है। इस तरह से आप इसका वर्णन भी कर सकते हैं। याद रहना चाहिए ये बातें, है ना, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या चीज है। इस चित्र को अच्छे से देख लेना और एक बार याद करना, लिख कर याद कर लेना कि क्या क्या है इसमें। तो ये कुल मिलाकर बात थी। 55 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बात केवल 55 फैक्ट्स या 55 क्वेश्चंस की, लेकिन अपन ने वास्तव में कितने फैक्ट्स देखे? तो कहीं ना कहीं 400 से 500 फैक्ट्स देख लिए। सिंपल टेबल्स बना दी थी अपन ने, मैप में चर्चाएं की थी, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स मिले हमको। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। टाइम मैं नहीं देखता भाई, पढ़ाते टाइम टाइम नहीं देखता। आपको भी यही आदत बनानी है, पढ़ते टाइम टाइम नहीं देखना है कि कितना बड़ा लेक्चर है और यार 3 घंटे कौन बैठ पाएगा। ये सब धारणाएं छोड़ दो। स्वास्थ्य खराब है मेरा, ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगा और मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, इसलिए टाइम मत देखा करो मेरे लेक्चर्स का, ठीक है। कहीं पर कोई भी फालतू की बात की मैंने पूरे लेक्चर में, शुरू से अंत तक। पढ़ाना मेरा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए। यदि ये वीडियो काम आया हो आपके तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि ये सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिला ना, कोई भी व्यक्ति होता है यदि काम करता है, मेहनत करता है, तो उसको यदि तारीफ मिलती है ना, तो क्या होता है? वो और मोटिवेट होता है और अच्छा काम करने का प्रयास करता है और सुधार करने का प्रयास करता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे, लाइक्स या के थोड़ा सा कमेंट वगैरह आप ठीक ठाक करेंगे कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट हो डाउट भी कमेंट करिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करिएगा कि आपने खराब पढ़ाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वो स्वीकार है। मुझे मेरी कमियाँ कोई भी बताए, सहर्ष में स्वीकार करता हूँ। तो यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि डिटेल्ड वीडियो होगा। बाय बाय, टेक केयर।